तो आज सेट थ्योरी और रियल नंबर सिस्टम चैप्टर है वो स्टार्ट करता है अपन। तो सबसे पहले अपन सिंगेज एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 1.1 तक है वहां तक अपन सारे कॉन्सेप्ट कवर करने वाला है। जितने भी कॉन्सेप्ट है वो मैं सारे तुम्हें डिटेल में बताऊंगा सारी चीजें। तो फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ तक। तो सबसे पहले अपन देखिए जो सेट है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं वो चीज क्या होती है। तो अपन मतलब अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीजों को देखते हैं, जैसे अपन ने बहुत सारी बुक्स खरीदी तो एक सेट ऑफ बुक्स ले लिया। अपन ने अपना एक क्लास में ग्रुप ऑफ स्टूडेंट होता है वो ले लिया। अपन अपने मोबाइल में डिफरेंट टाइप के सॉन्ग्स की एक प्लेलिस्ट रखते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप के जो अपन सॉन्ग सुनते हैं वो रखता है। तो एक कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स ले लिया अपन ने। तो ये तो अपन डेली लाइफ में यूज करते हैं वो सारी चीजें। मैथमेटिक्स में अपन क्या करते हैं कि जैसे अपना इवन नंबर का सेट, ऑड नंबर का सेट, प्राइम नंबर का सेट, और जैसे इंटीजर डिविजिबल बाय 3, तो इस तरीके के नंबर्स के वहां पे सेट बनाते हैं तो वो मैथमेटिक्स में कर लेता है। ज्योमेट्री में भी अपन ऐसे देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइंगल का एक सेट हो गया, कोई इक्विलेटरल है, कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो डिफरेंट टाइप के ट्राइंगल्स का एक सेट बना लिया, डिफरेंट टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल का सेट बना लिया। तो इस तरीके से अपन क्या करता है, जो वेल डिफाइंड चीजों का एक जो सेट होता है, मतलब वेल डिफाइंड चीजों का एक जो कलेक्शन होता है उसको अपन सेट बोलते हैं। तो इसमें क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसकी, तो इस सेट में जो ऑब्जेक्ट होंगे उनकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक तो वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए फर्स्ट प्रॉपर्टी, और एक वो डिस्टिंग्विशेबल होने चाहिए। इसका क्या मीनिंग है यहाँ पर, तो अगर अपन यहाँ पे डिस्टिंक्ट का देखें तो जो एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होने चाहिए, एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए। और डिस्टिंग्विशेबल है, इसका क्या मतलब है कि वो वेल डिफाइन होना चाहिए। मतलब ये बता सके उस ऑब्जेक्ट को देखकर, जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट आएगा उसको देखकर अपन ये बता सके कि वो सेट के अंदर प्रेजेंट है या सेट के अंदर नहीं है, वो अपन सेट को देखकर बता सकते हैं। तो इतना वेल डिफाइन होना चाहिए। और इसी में जो अब जो ऑब्जेक्ट्स अपन सेट के अंदर भरता है उनको अपन एलिमेंट बोलता है। ये एलिमेंट है, मेंबर ऑफ सेट भी बोल सकते हो तुम। जो भी अपन सेट के अंदर जो भी चीजें डालेंगे उसको एलिमेंट या मेंबर ऑफ सेट बोल सकते हो। अपन कैसे रिप्रेजेंट करता है, इन दो स्क्वायर, ये जो यहाँ पे ब्रैकेट है इनके बीच, इनके अंदर अपन सारे एलिमेंट्स लिखते हैं और उनको जो सेपरेट करता है अपन कोमा की हेल्प से सेपरेट करते हैं। किसकी हेल्प से, कोमा की हेल्प से। एक से ज्यादा हो तो उनको कोमा की हेल्प से अपन सेपरेट करता है। और जो सेट है उसको अपन किससे डिनोट करता है, कैपिटल लेटर से यहाँ पे डिनोट करता है। और जो इसके एलिमेंट्स होता है उसको अपन किससे डिनोट करता है, यहाँ पे स्मॉल लेटर से। तो ये चीज अपन ध्यान रख सकता है। तो इस तरीके से ये चीज है। तो ऐसा अपन जनरली करते हैं, जरूरी नहीं है तुम ऐसा ही करो, लेकिन जनरली ऐसे कन्वेंशन को फॉलो करते हैं अपन। उसके बाद अगर अपन देखें तो अगर तुम्हें बोल रखा है एक एलिमेंट एक्स है जो कि स्मॉल लिखा है मैंने यहाँ पे ऐसे, और ये एक एक सेट जो कि कैपिटल ए है उसको बिलोंग करता है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे। इसको पढ़ते कैसे है कि x बिलोंग्स टू ए, यानी जो x है उस सेट के अंदर है। और कहीं पर तुम्हें ऐसे लिखा है, ऐसे यहाँ पे ऐसे साइन है, ऐसे बनाने के बाद ऐसे, तो इसको कैसे पढ़ता है, x डज नॉट बिलोंग टू ए, मतलब x उस सेट के अंदर नहीं है, तो इसको इस तरीके से पढ़ता है। तो सेट में अपन बेसिकली क्या रखता है कि वो सारे एलिमेंट जिनमें जो अपन एक कॉमन प्रॉपर्टी उन सारे एलिमेंट्स के बीच में देख रहे हैं। एक सेट है जिसमें अपन एक प्रॉपर्टी अपन ने ले रखी है, उसके हिसाब से अपन जो अपने पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देख रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी इस ऑब्जेक्ट में है तो वो उस सेट के अंदर आ जाएगा। अगर वो प्रॉपर्टी उस ऑब्जेक्ट में नहीं है तो उस सेट में नहीं आएगा। तो अपने पास बहुत सारे एलिमेंट और अपन ने प्रॉपर्टी ले रखी है कि मान लो अपने पास बहुत सारे नंबर और अपने प्रॉपर्टी ले रखी है कि जो जो भी नंबर हो मेरा वो 5 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर मेरे पास कितने 1 2 6 और 7 या 4 नंबर है तो मैं कौन से ले लूंगा, तो मैं 1 को चेक करूंगा, इसकी ये 5 से बड़ा नहीं है तो सेट के अंदर नहीं लूंगा, ये 5 से बड़ा नहीं है तो इसको नहीं लूंगा, और ये है इसको अपन सेट में ले लेंगे। तो इस तरीके से एक प्रॉपर्टी होती है। अगर वो प्रॉपर्टी उन जो एलिमेंट अपन देख रहे हैं उनके अंदर है तो सेट के अंदर आ जाएंगे, अगर नहीं है तो सेट के अंदर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर मैं जो अपने डिफरेंट टाइप्स के नंबर होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, उनके बारे में तुम्हें उनके जो सेट्स होते हैं वो बता देता हूँ। जो कैपिटल एन लिखता है ये रिलेट होता है अपना नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर्स का सेट। जो अपन कैपिटल जेड लिखता है ये क्या होता है, ऑल इंटीजर्स का सेट।
जो अपन कैपिटल क्यू लिखते हैं ये होता है ऑल रैशनल नंबर्स का सेट। अपन जो आर लिखते हैं वो होता है रियल नंबर्स का सेट। जो अपने जेड प्लस लिखते हैं वो होता है पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट। जो क्यू प्लस है उसको तुम ऐसे ही बोल सकते हो पॉजिटिव रैशनल नंबर। और भी जैसे यहाँ पे आर प्लस ले लिया तो तुमने उसको क्या बोल सकते हो पॉजिटिव रियल नंबर। तो इस तरीके से ऐसे सेट्स को तुम देख सकते हो। और भी जैसे यहाँ पे जेड प्लस की जगह जेड माइनस हो तो नेगेटिव रियल नंबर का हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम ऐसे कुछ चीजें ध्यान रख सकते हैं। नेचुरल नंबर का होता है, इसमें इंटीजर आता है, यहाँ पे रैशनल आता है, यहाँ पे रियल आता है। तो इस तरीके से इस चीज का ध्यान रख सकते हो। तो यहाँ पर अब आगे अपन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पर बात करते हैं। इसमें दो फॉर्म होती है अपने पास, एक तो टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी मेथड। तो यहाँ पर अगर अपन पहली फॉर्म को देखें जो कि टेबुलर वाली है, इसकी बात कर रहा है, तो इसमें अपन कैसे करेंगे डिस्क्राइब एलिमेंट्स को। तो इसमें कैसे करेंगे, यहाँ पे ये ब्रेसेस बनाएंगे और जो एलिमेंट्स हैं उनको कॉमा से सेपरेट करेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो मेरे पास क्या है, जैसे ओड पॉजिटिव इंटीजर्स है, ओड पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे मैं इनको कैसे करूंगा, ये मैंने ब्रेसेस बनाया और ओड क्या होता है 1 3 5 7 9, और ये लेस देन 10 है तो यहाँ पे अभी तक 9 तक ही चलेंगे अपन। तो इस तरीके से कर सकता है। सेट ऑफ तुम्हें ऑल, यहाँ पे वोवल्स पूछ लिया तो सेट ऑफ ऑल वोवल्स क्या हो जाएगा, वही ब्रेसेस बना है ए ई आई ओ यू, इस तरीके से तुमने डिफाइन कर दिया। तुम्हें ऑल नेचुरल नंबर पूछा है, ऑल नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर कैसे करोगे 1 2 3, ये तो इनफाइनाइट होगा तो ऐसे ही जाते जाएगा। तो लास्ट में अपन क्या लगा देंगे, डॉट 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 लगा दो और ऐसे बंद कर दो यहाँ पे। तो यहाँ पे डॉट क्या बता रहा है, सो ऑन, आगे जाते जाओ, जैसे आगे जैसे 4 के बाद 5 6 7 ऐसे आगे तक तुम जाते जाओ। और फिर है जैसे सेट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड, यहाँ पर अपन को एक लेटर दे रखा है, उसके यहाँ पर अपन को लेटर्स का सेट बनाना है और अपन को एक वर्ड दे रखा है एग्जामिनेशन। तो इसके लेटर्स का सेट बनाना है। तो मैंने लेटर्स सेट में क्या बताया कि इस जो सारे एलिमेंट होने चाहिए डिफरेंट होने चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो उसका ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट कौन कौन से मिलेंगे, डिफरेंट लेटर्स। एक तो ई मिलेगा अपन को, एक एक्स मिलेगा, एक ए मिलेगा, एक एम मिलेगा, एक आई मिलेगा, एक एन मिलेगा, एक टी मिलेगा और एक ओ मिलेगा। तो यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो। तो इस तरीके से अपन ने डिफरेंट लेटर को सेट बना लिया। यहाँ पर ऐसे ये मैटर नहीं करता कि तुमने एक्स को पहले लिखा है ई को बाद में लिखा है, ये मैटर नहीं करता। सिर्फ ये पे जो एलिमेंट हो डिफरेंट होने चाहिए और इस तरीके से अपन कर सकते हैं इसको। तो तुम्हें समझ में आया होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्म है जो अपने पास प्रॉपर्टी मेथड, उसकी बात करता है। तो इसमें क्या करता है, अपन जो भी एलिमेंट होता है, ईच एलिमेंट, जो भी सेट के जितने भी एलिमेंट है, तो ईच एलिमेंट को अपन जनरलाइज करते हैं एक वेरिएबल के फॉर्म में। तो वेरिएबल तुम एक्स मान लो, उसके बाद अपन या तो कोलन लगाते हैं या वर्टिकल लाइन लगाते हैं यहाँ पर। और उसके बाद जो प्रॉपर्टी मैंने बताया था, सेट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनमें एक प्रॉपर्टी होगी, तो उस प्रॉपर्टी को अपन लिखते हैं। तो उस प्रॉपर्टी को अपन लिखते हैं जो क्या करती है, डिफाइन करती है ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट। जो क्या करती है, वो सारे एलिमेंट्स को डिफाइन करती है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट इन द फॉर्म एक्स। तो अपन एक्स की फॉर्म में एक प्रॉपर्टी लिखेंगे जो कि सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे डिफाइन करेगी। तो जैसे मैं एक चीज यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। तो तुम्हें ये सेट दे रखा है, ये अपना रोस्टर फॉर्म में, और तुम्हें इसको मतलब प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो क्या करोगे, यहाँ पर वही ब्रेसेस बना है, उसके बाद तुम क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे वेरिएबल, उसके बाद यहाँ पे कोलन लगाओगे। उसके बाद तुमने यहाँ पे इसमें प्रॉपर्टी क्या दिख रही है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यहाँ पे और क्या आ सकता है, एंड x इज एन ऑड नंबर विच इज लेस देन 5। तो x नेचुरल नंबर है और एक ऑड नंबर है जो कि लेस देन 5 है। तो इस तरीके से अपन ने वेरिएबल लिखा, फिर कोलन लगाया, फिर अपन ने प्रॉपर्टी लिखी। उसी के साथ यहाँ पे एक और ले ले, तो ऑल इवन नेचुरल नंबर है तुम्हारे पास, उसका तुम्हें सेट बनाना है प्रॉपर्टी मेथड में। तो यहाँ पे कैसे बनाओगे, एक ये अपना वेरिएबल लिया, यहाँ पे मैंने वर्टिकल लाइन बनाई, और x इज इक्वल टू 2n जहाँ n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे मैंने ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। जैसे n की वैल्यू मैं 1 पुट करूंगा तो मेरे पास 2 आएगा, फिर 2 पुट करने पे 4 6 8, यहाँ पे मैं सारे ये जो इवन नेचुरल नंबर उनको कवर कर लूंगा। तो मैंने क्या किया, वेरिएबल बताया, वर्टिकल लाइन लगाई और यहाँ पे प्रॉपर्टी बता दी। तो इस तरीके से कर सकते। तो यहाँ पर तुम्हारे पास जैसे ये एक और तुम्हें दे रखा है सेट, तो इसको अब तुम्हें दूसरी प्रॉपर्टी मेथड वाली फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे तुम इनमें देख क्या सकते हो, ये सारे वो मीन्स है जो कि
जे लेटर से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे तुमने ये प्रॉपर्टी देख ली, तो यहाँ पे तुमने वेरिएबल लिखा और यहाँ पे फिर प्रॉपर्टी लिखी x इज ए नेम ऑफ मंथ विच स्टार्ट विद लेटर यहाँ पे j। तो इस तरीके से तुमने यहाँ पे इसको इस फॉर्म में लिख दिया। तो ये दो तरीके की प्रेजेंटेशन थी जो मैंने तुम्हें बताई। तो यहाँ पर अपने पास एक प्रॉब्लम है, अपन को 21 ये एक प्रॉब्लम दे रखी है, यहाँ पे ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में अपन को आंसर देना है। तो अपन को बोल रहा है 21 बिलोंग्स टू दिस सेट। तो यहाँ पे पूछा है या नहीं है x, एंड x की प्रॉपर्टी क्या है, इट हैज 4 पॉजिटिव फैक्टर। तो अपन 21 के फैक्टर देखे, तो यहाँ पर कितना होता है 1 3 7 और 21। तो यहाँ पर इसके एग्जैक्टली 4 पॉजिटिव फैक्टर्स है। तो इसका मीन्स अपन क्या बता सकते हैं कि ये इस सेट को बिलोंग करता है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा अपना ट्रू। तो इसी तरीके से अपन दूसरा प्रॉब्लम में, तो यहाँ पर अपन को क्या पूछा है 64 बिलोंग्स टू दिस और नॉट। तो यहाँ पर क्या बोल रखा है y, और y की प्रॉपर्टी क्या अपना वेरिएबल लिया और इसकी प्रॉपर्टी है सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ y इज टू y। तो यहाँ पर अगर अपन इसके फैक्टर निकाले जो भी पॉजिटिव फैक्टर, तो 1 2 4 8 16 32 और 64 ये सारे फैक्टर हो जाएंगे। और इसका अगर तुम सम करोगे जैसे 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64, ये तुम्हारे पास 127 आएगा। और जब तुम 2y निकालोगे तो वो तुम्हारे पास 128 आएगा। तो ऑब्वियसली 127 इज नॉट इक्वल टू 128। तो यहाँ पर अपन बता सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही है इस एलिमेंट के लिए, तो इस सेट को बिलोंग नहीं करेगा। ये अपना फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। तो फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे अपने पास प्रॉब्लम है, यहाँ पे अपन को बोल रखा है कि 2 इस सेट को बिलोंग नहीं करता। तो यहाँ पे x अपना वेरिएबल है और x की जो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है वो ये है। तो अपना मतलब x का नीचे इस इक्वेशन का रूट होना चाहिए। तो 2 देखते इस इक्वेशन का रूट है नहीं है, तो यहाँ पे 2 को रख के देखते अपने पास 0 आ रहा है नहीं है। अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर तुम्हारे पास जो आएगा वो 4 आएगा, और 4 तुम्हें पता है इज इक्वल टू 0। ये ट्रू नहीं है, ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। तो मीन्स ये सही बात बोल रहा है, टू इसको बिलोंग नहीं कर रहा, मीन्स टू इसका रूट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो तुम्हें इस पे भी ध्यान देना है, ये बिलोंग्स टू दे रखा है और बिलोंग्स टू नॉट। तो यहाँ पर बिलोंग्स इसको बिलोंग नहीं करते इसलिए ऐसा सिंबल दे रखा है, तो इसलिए मीन्स ये सही बात बोल रहा है, तो मीन्स ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन को नेक्स्ट प्रॉब्लम दे रखी है, पूछा ये जो अपना नंबर है वो बोल रखा है इस जो सेट है उसको बिलोंग नहीं करता है, और सेट में क्या एलिमेंट्स आएंगे, y इज डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। तो इस नंबर को देखते हैं डिविजिबल बाय 9 है या नहीं है। तो यहाँ पर इसकी डिविजिबिलिटी 9 के लिए देखे तो यहाँ पे जो इसका सम ऑफ नंबर्स करता है ये जो यहाँ पे 2 3 5 6 2 है, इसका सम करते हैं यहाँ पे डिजिट्स का जो इस नंबर में आ रहा है, और सम करोगे तो 18 आएगा। तो 9 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, जो अपन डिजिट का सम कर रहे हैं ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ पे जो सम 18 आया है तो ऑब्वियसली वो 9 से डिविजिबल है। तो मींस ये जो पूरी क्वांटिटी है वो भी 9 से डिविजिबल होगी। तो मींस यहाँ पे बोल रखा है ये नहीं बिलोंग करता, जबकि ये तो बिलोंग करता है। तो यहाँ पे ये जो अपन को स्टेटमेंट दे रखा है वो कौन सा हो जाएगा, फॉल्स। तो इस तरीके से ये फॉल्स हो जाएगा। तो तुम्हें समझ में आया होगा। तो यहाँ पर अगला जो टॉपिक अपना वो टाइप्स ऑफ सेट आता है। तो यहाँ पर अगर मैं डिफरेंट टाइप्स के सेट के बारे में तुम्हें बताऊं तो फर्स्ट अपन लेते हैं फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट में क्या होता है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। यहाँ पर अगर मैं एक सेट बनाऊं एग्जांपल के लिए 1 2 3, तो ये क्या है, एक सेट है जिसके अंदर क्या है 3 नंबर्स है, 3 अपने पास नंबर्स है। तो ये मतलब फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है, तो एक फाइनाइट सेट हो गया। तो इस तरीके से इसको देख सकता है। वैसे ही मैं दूसरा बनाऊं तो अपना जो सेट ऑफ वोवेल्स है, तो सेट ऑफ वोवेल्स में क्या आता है, ए ई आई ओ यू। तो अपने पास 5 एलिमेंट्स है, तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। जैसे यहाँ पे देखिए ऑल रिवर्स इन इंडिया, तो जो तुम्हारी लिस्ट होगी वो बड़ी होगी, लेकिन ये भी फाइनाइट है। ऐसा नहीं है कि तुम काउंट ही नहीं कर सकते कितनी रिवर है इंडिया में। तो ये भी एक फाइनाइट सेट है। तो इस तरीके से अपन फाइनाइट सेट को देख सकते हैं यहाँ पर। तो सेकंड आता है अपने पास इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट में क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं एन, जो कि मैंने बताया था कि जो क्या सेट किसका है, नेचुरल नंबर्स का, ये तो मैं बताया था। तो उसका क्या है मतलब 1 2 3 4 डॉट 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 सो ऐसे चलते जाओ। तो यहाँ पे क्या है, तुम्हें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या है, तुम्हारे पास पॉजिटिव इंटीजर से इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो एक इनफाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि इसके इसमें जो एलिमेंट्स है उसको तुम काउंट नहीं कर सकते। वैसे ही मैंने बताया था जो इंटीजर्स है z, और जो अपना रेशनल नंबर वाला सेट है, जो रियल नंबर वाला सेट है, इन सब में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तुम उनको काउंट नहीं कर सकते। ये सारे इनफाइनाइट, ये जो सेट है वो इनफाइनाइट सेट के अंदर आ जाएंगे। फिर एक और लेता है जो अपना सेट है वो क्या बता रहा है, सेट ऑफ
ये सेट है, उसमें क्या सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन स्ट्रेट लाइन, ऑल पॉइंट्स ऑन स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या है, जो भी स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट है सबका सेट बनाते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी मान लो, तो इसमें मतलब तुम्हें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे, तो तुम उसका यहाँ पे मतलब सेट बनाओगे तो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि तुम काउंट नहीं कर सकते इस पे कितने पॉइंट्स है इस लाइन के ऊपर। तो इस लाइन पे मतलब कितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे, तो यहाँ पे वो जो सेट है वो अपना इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक अलग पॉइंट, यहाँ पे अलग पॉइंट, और इनके बीच में भी बहुत सारे पॉइंट होंगे, यहाँ पे इनके बीच में भी, तो तुम काउंट नहीं कर सकते कितने पॉइंट है इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, तो इस तरीके से अपन ने इनफाइनाइट सेट को दिखा। यहाँ पे अगला जो सेट है अपने पास वो है नल सेट। तो नल सेट को अपन एंटी सेट या वॉइड सेट भी बोलता है। यहाँ पर इसमें नल सेट में क्या होता है, नो एलिमेंट, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। इसको अपन इससे भी डिनोट करता है या ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लूं तो ए है मेरे पास सेट ऑफ ऑड नंबर्स, जो कि क्या है, डिविजिबल है किससे, टू से। तो ऐसा तो कोई भी ऑड नंबर नहीं है जो टू से डिविजिबल हो। ये किसके कैटेगरी में आएगा, नल सेट की कैटेगरी में। अपने क्या है, वीक क्या सेट है, जो डेज बिटवीन संडे एंड मंडे। तो संडे और मंडे के बीच में कोई डे आता है क्या, नहीं आता। तो मींस ये भी किसकी कैटेगरी में आएगा, नल सेट की कैटेगरी में। सी एक यहाँ पे मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड जो x है 1 to 2 के बीच में लाई कर रहा है। तो 1 to 2 के बीच में कोई नंबर ऐसा है कि जो नेचुरल नंबर की कैटेगरी में अपन रख सकते हैं, नहीं रख सकते। नेचुरल नंबर कैसे होता है अपने जिस टाइप के, तो इसमें अपन कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है, तो ये भी नल सेट की कैटेगरी में आएगा। तो जो ऐसे सेट जिसमें मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं हो, तो उसको अपन नल सेट बोलते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, अगर तुम्हें ऐसा दे रखा हो तो इसका मतलब ये नल सेट नहीं है। यहाँ पर ये एक वन एलिमेंट प्रेजेंट है, और वो एलिमेंट कौन सा है, यहाँ पर अपना जीरो है। यहाँ पर भी ऐसा भी कुछ दे रखा हो तो वो भी नल सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 5 एलिमेंट प्रेजेंट है। तो इस तरीके से इस वाले सेट्स को नल सेट तुम्हें नहीं करना है। ओके, ये समझ गए होगे तुम। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट अपना सेट है वो सिंगलटन सेट आता है। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ वन एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लूं तो सेट ऑफ प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऑब्वियसली एक ही प्रेसिडेंट होगा इस समय जो करंटली इंडिया में है। तो वहां पर इसमें वन एलिमेंट आएगा, तो सिंगलटन सेट की कैटेगरी में आ जाएगा। एक्स इज ए इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, सिर्फ टू ही होता है। तो यहाँ से वन एलिमेंट है, तो वन एलिमेंट अपन यहाँ से आ रहा है, तो इसके भी अपना कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, सिंगलटन सेट की कैटेगरी में आ जाएगा। तो जिसमें सिर्फ वन एलिमेंट ही हो, तो इस तरीके से इसको देख सकते। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट अपन बात करते हैं इक्वल सेट पे। तो इक्वल सेट्स पे क्या होता है, मान लो तुम्हें दो सेट दे रखा है, तो इक्वल कब होंगे, जब ए में जो भी एलिमेंट होंगे वो बी में प्रेजेंट होगा, बी में जो भी एलिमेंट होगा वो ए में प्रेजेंट होगा। तो ए में जितने भी एलिमेंट है वो तुम्हारा बी में हो, बी में जितने भी एलिमेंट हो वो तुम्हारे ए में हो, तब जाके वो इक्वल सेट होंगे। तो सेम मीनिंग इसका क्या निकाल सकता है, अगर दोनों में सेम एलिमेंट्स हो। क्योंकि जो ऑर्डर है एलिमेंट्स का, जो ऑर्डर होता है सेट के अंदर वो मैटर नहीं करता। मींस जैसे मैं यहाँ पे लू, एक सेट ये दे रखा है 4 5 6 7, और एक मैंने इसी में जो एलिमेंट है उनका ऑर्डर बदल के लिख दिया, तो अभी भी ये दोनों सेट इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पर इसमें जो भी एलिमेंट है वो इसमें प्रेजेंट है, यानी सेम एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, और यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो इस तरीके से ये दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे। ये एक सेट है जिसके में जो लेटर है कौन से वर्ड के, लोयल वर्ड के जो लेटर है वो है। तो मीन्स ये सेट क्या हो जाएगा अपना, LOYA, ये लेटर्स इसमें प्रेजेंट है। और वैसे मैं बी सेट बना दूं, लेकिन जिसमें जो लेटर है अपन कौन सा वर्ड के ले रहा है, अलोय वर्ड के ले रहा है, तो यहाँ पे भी वही लेटर्स आएंगे ALOY। यहाँ पे मैटर नहीं करता ऑर्डर, दोनों में सेम एलिमेंट्स है, तो यहाँ पर ये दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे बता सकते हैं। अगर दो सेट इक्वल है, ए और बी इक्वल है, तो क्या बताता है, एक्स अगर ए को बिलोंग करता है तो वो इंप्लाइज करता है, अगर ये दोनों इक्वल है तो एक्स बी में भी बिलोंग करेगा। अगर कोई एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहा है, अगर ये दोनों सेट इक्वल है तो ये इंप्लाई करेगा कि वो एलिमेंट ए में भी प्रेजेंट है। तो इस तरीके से अपन इक्वलिटी ऑफ सेट्स के बारे में देख सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं अपने पास सेट ऑफ सेट्स क्या होता है। तो इसमें जो एलिमेंट होता है इस टाइप के सेट में वो खुद की सेट के फॉर्मेट में होता है। तो यहाँ पर मैं एक सेट लूं जैसे इस टाइप का, यहाँ पे जो एलिमेंट है इसके खुद ही वो क्या सेट्स की फॉर्म में है, सेट की फॉर्म में है। तो इस टाइप के जो सेट होता है उनको अपन सेट ऑफ सेट्स के नाम से जानते हैं, जिसके जो एलिमेंट हो ये खुद ही सेट हो। तो यहाँ पर जैसे तुम्हें ऐसे दे रखा है, तो मैंने तुम्हें बताया था जो फाई है वो क्या होता है, नल सेट होता है। तो जो इसका एलिमेंट हो खुद एक सेट है, तो ये भी क्या होगा, एक सिंगलटन सेट हो जाएगा, और इसको अपन सेट ऑफ सेट्स भी बोल सकते हैं।
इस तरीके से। तो ये क्या होगा, सिंगलटन सेट ऑफ सेट, इसको अपन सिंगलटन सेट ऑफ सेट बोलेंगे क्योंकि इसका जो एलिमेंट है वो नल सेट है। और यहाँ पर अपना जैसे तुम्हें दे रखा है ये 1 2 3 और यहाँ पे दे रखा है ये 4, तो यहाँ पर ये एक सेट दे रखा है, ये एक सेट दे रखा है यार, लेकिन जो 3 है वो एस को बिलोंग करता है, इस सेट को बिलोंग करता है, लेकिन ये एक सेट नहीं है। तो ये यहाँ पर जो कंडीशन है सेट ऑफ सेट्स के लिए उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी ये इस सेट में प्रेजेंट है। तो ये मतलब सेट ऑफ सेट्स का एग्जांपल नहीं होगा यहाँ पर। तो इसमें अपन ऐसे देख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे अपन को एक प्रॉब्लम दे रही है, अपन को पूछा ये दोनों सेट इक्वल है या नहीं है। तो अगर अपन एक की बात करें तो उसमें क्या एलिमेंट की जो एलिमेंट है उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो प्राइम फैक्टर ऑफ 6 होनी चाहिए। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 6 देखे तो यहाँ पे 2 और 3 होता है, और यहाँ पर इस सॉल्यूशन की इक्वेशन, इस जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन होना चाहिए, तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो भी 2 और 3 होंगे। तो यहाँ पे अपन बता सकते हैं जो ए सेट है वो बी सेट के इक्वल होगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पे अपन को पूछा है दोनों सेट इक्वल है नहीं है, तो ए में क्या बोल रखा है, लेटर ऑफ वर्ड दिस। तो यहाँ पर अगर अपन बनाए तो इसमें जो डिफरेंट लेटर्स है वो मैं बताता हूँ, REPLAC और डी, अपने पास डिफरेंट लेटर्स है, और इसमें क्या है लेटर ऑफ वर्ड पार्सल। तो यहाँ पर अगर मैं बनाऊं इसमें डिफरेंट लेटर, तो एक PARCELND, तो यहाँ पर ये दोनों में सेम एलिमेंट्स आ रहा है, तो मींस दोनों सेट इक्वल है। तो इस तरीके से अपन इक्वलिटी ऑफ सेट देख सकते हैं। तो फिर आगे देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे अपने पास नेक्स्ट है, इन ये दोनों सेट इक्वल है या नहीं है वो पूछा, तो x इज ए नेचुरल नंबर विच इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और यहाँ पर x इज ए नेचुरल नंबर विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो उस केस में यहाँ पे 1 भी इंक्लूड होगा। तो यहाँ पर इस टाइप का बनेगा। तो ये अपना ए सेट था और ये अपना बी सेट था, लेकिन बी में क्या है 1 है वो बी को बिलोंग करता है, लेकिन यहाँ से अपन देखे जो 1 है वो डज नॉट बिलोंग्स टू ए। जबकि अपन क्या बोल रहे थे कि सेट अगर इक्वल हो तो जो एलिमेंट ये अगर 1 बी को बिलोंग करता है तो इंप्लाइज करना चाहिए कि 1 ए को भी बिलोंग करे, लेकिन जब यहाँ पर ऐसा हो रहा नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों सेट इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से अपन इसको चेक कर सकते हैं। तो जहाँ पर अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो इसमें सबसेट के बारे में है। तो यहाँ पर अगर मैं दो सेट लूँ, एक सेट है अपना 1 2 3 4 और एक दूसरा सेट लूँ मैं यहाँ पर बी जो की है, बट उसमें जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे तुम ऑब्जर्व कर सकते हो कि ए में जो भी एलिमेंट है वो बी में भी प्रेजेंट है। तो इसी तरीके से मैं एक सेट लूँ जो ए है, यहाँ पर एक्स है, एक्स अपना वेरिएबल और एक्स का डिनोट करता है तुम्हारी जो क्लास है उसमें गर्ल स्टूडेंट, उनका सेट्स, और बी है जिसमें एक्स अपना वेरिएबल है और एक्स क्या करता है डिनोट एक स्टूडेंट इन योर क्लास। तो यहाँ पर जो एवरी गर्ल स्टूडेंट है वो ऑब्वियसली तुम्हारी क्लास की स्टूडेंट तो होगी, तो जो ये सेट जो भी एलिमेंट्स होंगे वो इस सेट में भी प्रेजेंट होंगे। तो ये इन दोनों एग्जांपल में तुम क्या देख सकते हो कि जो ए में जो भी एलिमेंट थे वो बी में भी प्रेजेंट थे। तो ए क्या होगा सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ बी इसको डिनोट कैसे करते हैं इस तरीके से। सबसेट्स के बारे में अब यहाँ पे भी दो चीजें हैं कि सबसेट किस केस में बनेगा, या तो ए सेट बी के इक्वल हो जाए तो उसमें जो सारे एलिमेंट होंगे ए के अंदर वो बी में भी आ जाएंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसमें मतलब ये चार, इसमें ये सारे एलिमेंट तो है ही यहाँ पर भी, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है जो इसमें नहीं है। तो मतलब ये एक बिगर पिक्चर हो गई और ये तुम्हारे पास स्मॉलर पिक्चर हो गई। जैसे ये बड़ी पिक्चर है तुम्हारे पास, उसका स्मॉल पार्ट है, तो ये क्या हो गया, ये अपना ए सेट है और ये बी है, तो अपन क्या बोल सकते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इस तरीके से इसको देख सकते हैं अपन यहाँ पर। तो ये वाली चीज, इसमें दो चीजें हैं, एक तो ए, इसको एक तो ये वाली चीज हो और एक ये वाली, तो दोनों केस में अपने पास सबसेट्स बन सकते हैं। लेकिन अगर मैं ए मान लू ऐसा तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 और ये अपना ए है, और बी में मान लू तुम्हारे पास 1 2 3 4 और 6 है, और अगर मैं तुमसे पूछूं ए एक सबसेट ऑफ बी है या नहीं है, तो तुम बोलोगे नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट 5 है जो कि इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। जबकि सबसेट के लिए कंडीशन क्या है, इसमें जितने भी एलिमेंट हो वो इसमें एटलीस्ट होनी चाहिए, बाकी ज्यादा हो तो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट ये सारी चीजें तो इसमें होनी चाहिए अगर ये इसका सबसेट है तो। ओके, अगर ये वाली चीज इसका सबसेट है तो इसमें जो भी एलिमेंट हो इसमें होनी चाहिए। तो फिर इसमें आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आगे देखता है प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सेट के बारे में। तो प्रॉपर सबसेट के बारे में यहाँ पे क्या देखता है, ए को अपन बोलेंगे ए है प्रॉपर सबसेट किसका, बी का। तो वो कब होगा, तो सबसे पहली चीज तो ये होनी चाहिए ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए। अगर प्रॉपर सबसेट है तो उसमें ध्यान रखना है ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए। ऑब्वियसली ए एक सबसेट होना चाहिए बी का, तो इसको ऐसे डिनोट करेंगे, यानी ए के जो सारे एलिमेंट्स हो वो बी में तो आनी चाहिए लेकिन बी में ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट होनी चाहिए। तो ऐसे भी बोल सकते हो
B has more number of elements than A, और A में जितने भी एलिमेंट है वो तो इसमें आने ही चाहिए। ओके, तो जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लूं, जैसे मैंने A इज इक्वल टू 1 2 3 ले लिया और B तुम्हारा ले लिया मैंने यहाँ पे 2 3 4 1 5। तो इस तरीके से 1 2 3 तो है ही यहाँ पे, लेकिन 4 और 5 भी है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, A है इसका प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि A नॉट इक्वल टू B ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है और यहाँ पर इसमें जो भी एलिमेंट है वो यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे देख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे 1 मैंने इधर लिया था, ये 1 इसमें इधर ले रखा है मैंने, और ये 5 इधर है यहाँ पे। तो हाँ, तो तुम देख सकते हो जो 1 2 3 है वो 1 2 3 तो यहाँ पर तुम्हें मिल ही जाएगा, और बाकी यहाँ पे 4 और 5 तुम्हें नहीं मिल रहा। तो इस तरीके से एक चीज देख सकते हैं यहाँ पर। और इसको रीड कैसे करता है, A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B, इसको ऐसे रीड करते हैं। तो तुम्हें समझ में आ गया, जैसे नेचुरल नंबर है वो क्या है, प्रॉपर सबसेट है किसका, Z का, जो कि इंटीजर है। इंटीजर प्रॉपर सबसेट अपने रैशनल नंबर्स का, रैशनल नंबर अपना प्रॉपर सबसेट है रियल नंबर का। तो इस तरीके से तुम इसको चेक कर सकते हो, क्योंकि नेचुरल नंबर में क्या आएगा 1 2 3, लेकिन इंटीजर्स में क्या आ सकता है, नेगेटिव इंटीजर्स भी आ सकता है अपने यहाँ पे, ये सारी चीजें आ सकती है। तो ये इसमें ये सारी चीजें तो आई रही है, और बाद में बाकी उसके अलावा बाकी की चीजें भी आ सकती है ना। रैशनल में ये सारी चीजें तो आएगी, लेकिन यहाँ पर 1/2 3/4 ऐसे ये वाली चीजें भी आ सकती है। रियल नंबर में ये सारी चीजें ये और ये तो आएगा, लेकिन वहाँ पर √2 √3 इस टाइप की चीजें भी आ सकती है। इन सारी चीजों को तुम देख सकते हो और यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो। तो इक्वलिटी ऑफ सेट्स में क्या होता है, जहाँ पर A इज अ सबसेट ऑफ B, इसको बोलेंगे A इज अ सबसेट ऑफ B, और वहां पर B इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ A। मतलब ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए, A भी B का सबसेट होना चाहिए और B A का भी सबसेट होना चाहिए। तो ये कब होगा, जब A और B इक्वल होंगे। तो इसमें क्या होता है इक्वलिटी ऑफ सेट्स में, इस इक्वलिटी ऑफ सेट्स को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A। तो दोनों तरीकों को यहाँ पे इंप्लाइज करता है, ये वाली कंडीशन यहाँ पे इंप्लाइज करती है इस चीज को। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं। और यहाँ पर प्रॉपर सबसेट में मैंने क्या बताया था, प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, A इज अ सबसेट ऑफ B तो होता है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या होती है, A नॉट इक्वल टू B। तो इस तरीके से ये प्रॉपर सबसेट के लिए होता है। अब यहाँ पर अगर अपन आगे देखें तो यहाँ पे अपन कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट्स देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर अपन इस चीज को एनालाइज करें तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट प्रॉपर्टी है एवरी सेट इज इट्स ओन सबसेट। जो कोई भी सेट होता है वो खुद का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट होता है इज ए सबसेट ऑफ ईच सेट। तो एम्प्टी सेट आप कोई सा भी सेट ले लो उसका सबसेट होगा वो एम्प्टी सेट। ये अपनी सेकंड प्रॉपर्टी। और यहाँ पर अपन को 3 सेट दे रखा है, बोल रखा है A इज ए सबसेट ऑफ B एंड B इज ए सबसेट ऑफ C। तो ये क्या इंप्लाइज करता है, A इज आल्सो ए सबसेट ऑफ C। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी मैंने बताई तुम्हें सबसेट की। तो जैसे तुम इसको तो एनालाइज कर ही सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने A इज इक्वल टू ये ले लिया और B लेना है, तो मुझे सबसेट बनाना है, तो यहाँ पे मतलब ये एलिमेंट तो इसमें होनी ही चाहिए। और C मैं ऐसे ले सकता हूँ जिसमें ये तीनों एलिमेंट तो प्रेजेंट हुई। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो A इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ C, इस कैटेगरी में आता है। मतलब यहाँ पे 1 और 2 एलिमेंट प्रेजेंट है। अब वो किस टाइप का है यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो, तो यहाँ पे प्रॉपर सबसेट बनेगा इस तरीके से। बाकी जनरली तुम ऐसे लिख सकते हो सबसेट के लिए या तो वो इक्वल हो या उसका मतलब प्रॉपर हो। तो इस तरीके से अपन दोनों काम चलता है। ओके, तो इस तरीके से अपन यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी मैंने तुम्हें इस टाइप की चीज के बारे में बताया था। तो इस टाइप में क्या बोलते हैं इसको, A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B। तो ऐसे मैंने इसको बताया था। तो वैसे ही तुम मतलब इस टाइप के सिंबल का भी यूज कर सकते हो यहाँ पर। इस टाइप के सिंबल में ये क्या चीज बताएगा, यहाँ पर हम बोलेंगे A इज ए सुपर सेट ऑफ B। ये चीज अलग है, इसको छोड़ दो। यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया सिर्फ एग्जांपल, अभी नया एग्जांपल है। अगर तुम्हें इस टाइप का सिंबल मिले तो ये इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे अपन क्या बोलते हैं, B इज ए सबसेट ऑफ A, और यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, इस टाइप का सिंबल दे रखा है तो इस केस में तो क्या बोलते हैं अपन, B इज ए सबसेट ऑफ A। और इस टाइप का सिंबल दे रखा है तो अपन क्या बोलेंगे, A इज ए सुपर सेट ऑफ B। तो A एक सुपर सेट है B का, तो उसमें क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले तो B जो है सबसेट होना चाहिए A का। अगर A एक सुपर सेट है, A सुपर सेट है B का, A इज ए सुपर सेट ऑफ B, देन B इज
तो बी की क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, बी ए का सबसेट होना चाहिए और बी के अंदर जो भी एलिमेंट है, बी का ईच एलिमेंट है वो ए में होना चाहिए। तो बेसिकली वही जो अपन अभी तक पढ़ते आ रहे थे, अभी जो मैंने तुम्हें सबसेट्स के बारे में बताया, तो उसको बस एक दूसरे तरीके से बोलने का तरीका है। तो यहाँ पे अपने पास प्रॉब्लम है, ए है जो बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, तो ये इंप्लाई करता है ए सी का सबसेट नहीं होगा। तो अपन को ट्रू या फॉल्स में आंसर देना था। अगर मैं ए ऐसा सेट ले लूं 1,2 का और बी मैंने ले लिया है यहाँ पर अपने पास 0,6,8, तो यहाँ पर ए इसका सबसेट नहीं है, ये वाली कंडीशन अपन ने कर दी। और अब मैं सी ले लूं यहाँ पर 0,1,2,6,9, तो यहाँ पे अपने पास देखे तो बी सी का सबसेट नहीं है, ये वाली कंडीशन हो गई। लेकिन अगर तुम देखोगे तो ए सी का सबसेट है, तो ये मतलब यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट हो गया, ये फॉल्स स्टेटमेंट। तो इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे 1,2 है और यहाँ पे भी 1,2 है, तो इस तरीके से देख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे सेकंड प्रॉब्लम है अपने पास, इफ एक्स है जो कि ए को बिलोंग कर रहा है और अपन को दे रखा है ए है जो बी का सबसेट नहीं है, तो क्या वो एलिमेंट बी को भी बिलोंग करेगा, तो ट्रू या फॉल्स में बताना है। तो सिंपली ए कोई भी सेट ले लो, जैसे यहाँ पे 3, 5 और 7 ले लिया, और बी कोई भी सेट ले लो इस तरीके से ताकि ये इसका सबसेट नहीं हो। तो मैंने यहाँ पर ये ले लिया। ए बी का सबसेट क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 7 है, इसमें 7 प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर अगर देख सकते हो तुम ध्यान से, यहाँ पर 5 है और इसमें 5 प्रेजेंट नहीं है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। अब यहाँ से एक्स ए को बिलोंग करता है, तो मैंने जो 5 है वो ले लिया जो कि ए को बिलोंग करता है, लेकिन जो 5 है देख सकते हो बी को बिलोंग नहीं करता। तो इस तरीके से जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन फिर आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे अगर अपन अगला कॉन्सेप्ट देखें तो पावर सेट का, तो पावर सेट क्या होती है, फैमिली ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट ए इज द पावर सेट ऑफ ए। तो अपन को मतलब एक सेट दे रखा और उसके जितने भी सबसेट बन रहे हैं उनको कलेक्शन करना है और उसको मतलब अपन को एक सेट बनाना है उसका। तो इस तरीके से अपन पावर सेट बनाएंगे। तो पावर सेट को सिंबॉलिकली कैसे डिनोट करता है, पी ऑफ ए से। और इसके यहाँ पर देखें तो इस सेट में क्या होता है, एक्स अपना वेरिएबल है और एक्स क्या है, सबसेट ऑफ ए। एक्स की क्या प्रॉपर्टी है कि वो ए का सबसेट है। तो यहाँ पर जो फाइव होता है जो कि अपन देख सकते हैं नल सेट है, वो भी इस सेट को बिलोंग करता है। और जो एक जो पूरा सेट है वो भी, एक तो फुल जो सेट है यानी पूरा सेट है वो भी इसको बिलोंग करता है इस सेट के अंदर। तो एक तो नल सेट और एक फुल सेट, ये पूरा इसमें बिलोंग करता है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें पावर सेट के बारे में, तो पावर सेट के जो एलिमेंट्स होंगे, जो अपन पावर सेट के अंदर जो एलिमेंट डालेंगे वो क्या होंगे, वो सबसेट ऑफ ए होंगे, ए के सबसेट डालेंगे। तो यहाँ पे जैसे मेरे को ए सेट दे रखा है ये, तो इसके जो पावर सेट होगा उसमें जो एलिमेंट्स होंगे एक तो नल सेट होगा और यहाँ पर एक ही एलिमेंट है तो इससे भी अपना ये बन जाएगा। तो ये पावर सेट, तो एक ये एलिमेंट यानी फाइव और ए तो होगा ही होगा उसमें। तो यहाँ पर कोई अपन को सेट दे रखा है तो उसमें एक तो फाइव है जो कि अपना नल सेट है, और ये जो सेट के अंदर जैसे यहाँ पे दे रखा है तो वो भी इसको बिलोंग करेगा। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे उसको लिख सकते हैं। फिर इसमें मैं तुम्हें यहाँ पे और एग्जांपल दूं, तो जैसे मेरे पास एक सेट है 1 और 2 है उसके अंदर, तो यहाँ पर इसका मैं पावर सेट बनाऊं तो एक तो मतलब नल सेट हो गया अपना, एक ये वाला सेट ये भी एक इसका सबसेट है, यहाँ पे देख सकते हो तुम, एक ये भी इसका सबसेट है इसका, और यहाँ पर अपना जो फुल सेट है ये, तो इस तरीके से अपना आ जाएगा। यहाँ पर अपन सी देखें तो वो अपन को इस टाइप का सबसेट दे रखा है, और इसके पावर सेट की बात करें तो यहाँ पे 5 आएगा, इसका ये एक सबसेट हो जाएगा, ये भी एक सबसेट है जिसमें सिर्फ 1 एलिमेंट ले रहा हूँ। फिर यहाँ पे 2 एलिमेंट लेके मैं सेट्स बना सकता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं देखूँ तो 2 और 3 से, और यहाँ पे और क्या सेट बना सकते हैं यहाँ पर, तो और देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे 1 और 3 का भी बना सकता है, और अपने लास्ट में 1, 2, 3 जो कि अपना पूरा सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से अपना पूरा हो गया। तो यहाँ पे देखे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एलिमेंट्स आ रहा है, और इसमें कितने एलिमेंट्स है 3। तो यहाँ पे 2 रेज टू पावर n करें तो इसमें क्या होता है, पावर सेट में अगर एक सेट में n एलिमेंट्स है तो इसके पावर सेट में 2 रेज टू पावर n एलिमेंट्स होता है। तो यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है तो यहाँ पर 2 रेज टू पावर 3 विच इज 8, तो 8 एलिमेंट्स है इसमें। यहाँ पर इसमें n की वैल्यू 2 है तो 2 रेज टू पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 एलिमेंट्स है इसमें। और वैसे ही अपना जो प्रीवियस एग्जांपल था इसमें एक एलिमेंट था तो 2 रेज टू पावर 1 करेंगे तो यहाँ पर 2 एलिमेंट आ रहा है। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि अगर एक सेट में n एलिमेंट्स दे रखे तो उसके पावर सेट में 2 रेज टू पावर n एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पर आगे अपन बात करते हैं यूनिवर्सल सेट के ऊपर। इससे पहले मैं एक बात बता देता हूँ, अगर तुम्हें ए इज अ सबसेट ऑफ बी दे रखा है तो जो उसका पावर सेट होगा विच इज आल्सो अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ बी, तो ये भी तुम ध्यान रख सकते हो। तो अगर यूनिवर्सल सेट पे बात करें तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, अपन ने मतलब कोई सेट
लिया, अपन ने नंबर ऑफ सेट्स लिए, तो वो जो अपन ने जितने भी नंबर ऑफ सेट्स लिए हैं उन सबका एक सुपर सेट, यानी अपन एक ऐसा सेट बनाएंगे, मान लो अपने पास 5 सेट दे रखा है, तो अपन एक ऐसा सेट चूज करेंगे कि पांचों सेट क्या हो उसके सबसेट बन जाए। तो जो ऐसे सेट को अपन क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। तो मतलब अपन यूनिवर्सल सेट बहुत हो सकता है अपने पास। जैसे मैं तुम्हारे पास एक एग्जांपल लूं, जैसे तुम्हारे पास ये 3 सेट दे रखा है, तो अब मुझे एक यूनिवर्सल सेट लेना ताकि उस सेट के अंदर ये तीनों सेट आ जाए, यानी ये तीनों उस सेट के सबसेट बन जाए। तो मैं वो कैसे सेट लूंगा, तो मैं यहाँ पर एक सेट ले सकता हूँ इस तरीके का, तुम देख सकते हो 0 1 2 3 4 6 7 8 9। तो ये मेरे पास क्या है, स्मॉलेस्ट सेट मैंने ऐसा बनाया जिससे ये तीनों इसका सबसेट बन जाए। तो इस तरीके के जो सेट होते हैं उनको यूनिवर्सल सेट बोल सकते हो। ऑब्वियसली अगर तुम एक ऐसा सेट बनाओगे जो जो मतलब यू उसका सबसेट बन जाए, तो ऑब्वियसली ये सारे भी उसके सबसेट बन ही जाएंगे। तो इस तरीके से मतलब तुम बहुत सारी यूनिवर्सल सेट देख सकते हो। तो सिर्फ तुम्हें ध्यान के रखना है उसके अंदर कि जो तुमने सेट लिया है, जो तुमने सेट बनाया है, उसके अंदर ये जो तीनों है वो सबसेट के फॉर्म में आ जानी चाहिए। तो होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। और अगर तुमने मतलब अगर तुम बात कर रहे हो, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो और वहां पर तुम्हें सेट दे रखा है, तुम्हें यूनिवर्सल सेट की रिक्वायरमेंट है, तो तुम कोई भी एक अपना कन्वीनियंट के हिसाब से चूज कर सकते हो और थ्रू आउट द प्रॉब्लम उसको यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि डिफरेंट जगह पर तुमने जैसे एक बार ये बना दिया, अगले में यहीं पर एक एलिमेंट मैंने 10 और जोड़ दिया और दूसरा सेट बना दिया, मैं इसको यूज कर रहा हूँ। तो तुम एक अपना चूज कर लो तुम्हें कौन सा यूनिवर्सल सेट लेना है और थ्रू आउट द प्रॉब्लम उसको यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से यूनिवर्सल सेट में क्या करना है, सिर्फ तुम्हें ये एंश्योर करना है कि जो भी मेरे गिवन सेट्स है वो उसके सबसेट के फॉर्म में आ जाए। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ पर जो अपना अगला टॉपिक है वो वेन डायग्राम है। तो अपन को मतलब सेट्स के बीच में जो रिलेशंस होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन डायग्राम्स की हेल्प से। और ऐसे जो डायग्राम्स होते हैं उनको वेन डायग्राम बोलते हैं। जो सेट के बीच की जो रिलेशनशिप्स होती है उसको अपन डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो डायग्राम अपन बनाते हैं उनको वेन डायग्राम कहते हैं। वेन डायग्राम ये किसके बेस पे दिया गया है, यहाँ पर एक इंग्लिश लॉजिशियन थे जिनका नाम था जॉन वेन। तो उनके रेस्पेक्ट में नाम दिया गया है वेन डायग्राम। तो यहाँ पर क्या होता है, इस डायग्राम में क्या होता है, रेक्टेंगल्स होता है और क्लोज्ड कर्व होती है, लाइक सर्कल मान सकते हो। क्या होता है, तुम्हारे पास रेक्टेंगल्स होंगे और क्लोज्ड कर्व होगी, यूजुअली उसमें अपन सर्कल लेते हैं यहाँ पर। तो इसमें क्या होता है, जो यूनिवर्सल सेट अभी जो मैंने बात की यूनिवर्सल सेट की, उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल की हेल्प से। और जो सबसेट्स होते हैं अपने, उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल की हेल्प से। तो यहाँ पर अगर अपन देखें, और जो एलिमेंट्स होता है सबसेट्स के, उसको अपन मतलब रेस्पेक्ट टू सर्कल में लिखता है। यानी ये एक अपन को ए सबसेट दे रखा है, उसमें जो एलिमेंट है उसको जो ए का जो सर्कल होगा उसके अंदर अपन उसको लिखेंगे यहाँ पे। तो अभी जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ तो तुम्हें क्लैरिफाई होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे मैंने एक सेट ए लिया जो कि अपने पास 2 3 5 7। तो यहाँ पे मैं रेक्टेंगल बनाऊंगा जो कि अपना यूनिवर्सल सेट बताएगा, और यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया क्योंकि ये इसका सबसेट है, तो सर्कल यहाँ पे यू के अंदर आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये आ गया। और इसमें जो एलिमेंट है 2 3 5 7, मैं उसको इसके अंदर लिखूंगा 2 3 5 7। तो ये मेरे इसके अंदर आएगा। यहाँ पे डॉट से मैं ऐसे कर देता हूँ, तो ये इसके अंदर आ गया। और जो बाकी के बचे एलिमेंट 2 3 5 7 तो अपन ने ले लिए, बाकी जो बचा एलिमेंट है वो इस रेक्टेंगल के अंदर मैं पुट कर दूंगा 1 4 6, क्योंकि ये ए एलिमेंट के अंदर तो नहीं है लेकिन यू के अंदर है। तो यहाँ पर इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। तो तुम्हें समझ में आया होगा ये। फिर आगे इसमें एक और एग्जांपल लेता है। अगर मैंने यहीं पर जो अपना बी साइट है उसको मैंने यहाँ पे बना दिया 2 3 5, तो अब इसमें क्या होगा, ये यहाँ पे मेरा यू बना है, यू है मतलब, और ये मेरा ए है जिसमें मैंने अभी तुम्हें लिखे ही थे 2 3 5 एंड 7। लेकिन 2 3 5 का यहाँ पर एक और सर्कल बना सकता है, ये इसको मैं बी बोलूंगा क्योंकि ये जो एलिमेंट है वो इस सर्कल के अंदर आएंगे।
तो क्या है यहाँ पे बोल सकते हैं बी का जो सर्कल है वो ए के सर्कल के अंदर है, क्योंकि ए में भी एलिमेंट है तो उसके सर्कल में भी आना चाहिए, बी में भी एलिमेंट है तो उसके सर्कल में भी आनी चाहिए। जबकि 7 है जो सिर्फ ए के अंदर ही है, तो यहाँ बी के वो बाहर रहेगा, यहाँ से देख सकते हो। और यू के अंदर तो ये सारी चीजें है ही, तो वो ये जो दोनों सर्कल है वो यू के अंदर रहेंगे। तो यहाँ पर ये रिलेशन बता रहा है, ये क्या बता रहा है, बी इज ए सबसेट ऑफ ए एंड ए इज ए सबसेट ऑफ यू। तो यहाँ से ये सारी चीजें यहाँ पे यूजुअली डायग्राम के फॉर्म में तुम्हें रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से तुम यहाँ पे वेन डायग्राम समझ सकते हो। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अपना ऑपरेशंस ऑन सेट। यहाँ पर अगर नंबर पे अपन एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करते हैं, वैसे ही सेट्स के ऊपर अपन डिफरेंट ऑपरेशन करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट ऑपरेशन अपना यूनियन का, यूनियन ऑफ टू सेट। तो यहाँ पर अगर अपने पास दो सेट दे रखे हैं ए एंड बी, तो इनका यूनियन क्या बताता है, इसके यूनियन करेंगे इन सेट का, तो इसमें क्या आएगा, वो सारे एलिमेंट्स आएंगे इस सेट के अंदर जो या तो ए को बिलोंग करते हो, या तो वो ए को बिलोंग करेगा, या वो बिलोंग करेगा बी को। तो इनमें से किसी ना किसी को तो वो एलिमेंट बिलोंग करेगा, तो वो सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे अगर तुम्हें कभी ऐसा दे रखा है कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है, तो ये क्या बताएगा कि x या तो ए में बिलोंग कर रहा है या x बी में बिलोंग कर रहा है, या दोनों में भी कर सकता है इसमें भी, लेकिन एटलीस्ट वन में तो करेगा ही। जैसे मैं एग्जांपल लूं, यहाँ पर तुम्हें सेट दे रखा है ए जिसमें ये एलिमेंट्स है, और बी सेट तुम्हें दे रखा है यहाँ पर ये। तो अगर तुम्हें इनका यूनियन करने को बोला जाए, तो यहाँ पर यूनियन में क्या आ जाएगा, 1 2 3 5 6। तो यहाँ पे जैसे 1 2 3 थे और यहाँ पे 2 1 था, तो ये जो दो एलिमेंट थे वो तो दोनों में थे, वो दोनों आ गए। यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे मैंने 3 ले लिया, यहाँ पे 5 था 5 ले लिया, 6 था 6 ले लिया। तो मैंने एटलीस्ट इन ए में होना चाहिए या बी में होना चाहिए, दोनों में से जो जिसमें भी हो वो यहाँ पे आ जाएगा, और दोनों में वो भी आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको तुम देख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं ले लूं, तो यहाँ पे अगर मैं लेने का ट्राई करूं, यहाँ पर जो अपना ए सेट है उसको मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, यहाँ एक्स अपना वेरिएबल है, एक्स इज ए प्राइम नंबर। एक्स यहाँ पे क्या प्राइम नंबर है जो कि क्या है, लेस देन 10 है, तो ये अपना सेट हो गया। और बी में क्या है, जो नंबर्स है, एक्स क्या कर रहा है, एक इंटीजर है जो कि -5 से 5 के बीच में लाई करता है। तो यहाँ पर चेक करोगे तो ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, प्राइम नंबर विच इज लेस देन 10, तो इस टाइप के यहाँ पे आ जाएगा। और बी में क्या आ जाएगा, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। तो अगर मैं इनका यूनियन करूं, तो यूनियन में क्या आएगा, -4 -3 -2 -1 0 तो आ ही रहा है इसमें, ये सारे एलिमेंट तो इसके यूनियन में भी आएंगे। फिर यहाँ पे 1 भी आएगा, 2 और 3 इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम एक में होना चाहिए। तो इस तरीके के अपने यहाँ पे ये पूरा टोटल सेट आ जाएगा अपने पास। यहाँ पे ये यूनियन बी का इस तरीके से देख सकता है। तो समझ रहे हो ना, कम से कम एक में होना चाहिए, दोनों में भी हो सकता है। ए मैंने ये सेट ले लिया यहाँ पे जैसे 1 2 3, और बी सेट मैंने यहाँ पे ले लिया 3 एंड 5, और यहाँ पे सी सेट ले लिया मैंने 4 7 8। और अब तुमसे पूछा ए, इसको क्या बोलेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो यहाँ पे देख लो 1 2 3, 1 2 3 अपन ने कवर कर लिया, 3 यहाँ पे कवर हो ही चुका, 5 नया एलिमेंट मिल रहा है, 4 यहाँ पर अभी तक कवर नहीं हुआ, 4 7 और 8 तीनों नहीं हुए, तो 4 7 और 8 और ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे यूनियन ऑफ सेट्स बना सकते हैं। तो तुम्हें समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक अपना प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियंस ऑफ सेट। तो यहाँ पर अगर तुम्हें दे रखा है x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, एक एलिमेंट है जो कि ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं करता, तो ये क्या बताता है कि x ए में भी बिलोंग नहीं करता और x बी में भी बिलोंग नहीं करता, तो दोनों में से किसी में भी x बिलोंग नहीं करता। अगर तुम्हें a दे रखा है सबसेट ऑफ b, तो ये क्या बताता है, जो a यूनियन b हो जाएगा वो b के इक्वल ही हो जाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हो, a यूनियन b और b यूनियन a सेम ही चीज होती है। ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, पहले तुमने ए यूनियन बी निकाला, पहले तुमने ये सेट निकाला और उसका यूनियन सी के साथ लिया, तब भी तुम्हें ये सेट मिलेगा। या पहले तुमने यहाँ पर क्या निकाला, बी यूनियन सी पहले निकाल लिया, पहले मतलब इन दोनों सेट्स का यूनियन निकाल लिया, और फिर उसका ए के साथ यूनियन लिया, तब भी तुम्हें यही मिलेगा। तो ये एक चीज है, इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिविटी। यहाँ पे एसोसिएटिव होता है ये, और यहाँ पर इसको बोलता है कम्यूटेटिव। ये टर्म भी तुम ध्यान रख सकते हो, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अगर तुम्हें ए सबसेट ऑफ ए क्या होता है, ए यूनियन बी का सबसेट होता है, देख ही सकते हो, जो भी एलिमेंट ए में होंगे वो ऑब्वियसली ए यूनियन बी में तो होंगे ही, और जो भी एलिमेंट बी में होंगे वो ऑब्वियसली ए यूनियन बी में होंगे, तो दोनों ही ए यूनियन बी के सबसेट होता है।
और फाई का जो कि नल सेट है, और ए का जो मतलब यूनियन होता है, एक सेट है और एक नल सेट है, उसका यूनियन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। और इसमें इसको ऐसे भी लिख सकते हो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से। तो इस तरीके से ये अपन ने कुछ प्रॉपर्टी देखी यूनियन की। यहाँ पर कभी भी तुम्हें और वर्ड मिल जाए तो और वर्ड का मीन्स यूनियन होता है। तो जैसे तुम्हें बोल दिया एक है सिंगर्स का सेट जिसमें सिंगर्स है, और तुम्हें बोल दिया ये ऐसा कभी तुम्हें दे रखा है, तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट लिख देता है। यहाँ पे अपना इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला है और यहाँ पे अपने सिंगर्स है, इनका यूनियन बोला है। तो इसमें क्या आएगा, वो सारे पीपल जो या तो सिंग कर सकता है और कोई प्ले कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट को, तो वो सारे पीपल आ जाएगा। तो उन पीपल्स में कम से कम एक क्वालिटी तो होगी, या तो वो सिंगिंग जानते होंगे या किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाना जानते होंगे। तो मतलब और के मीन्स ऐसे पीपल जो या तो सिंगिंग जानते हैं या बजाना जानते हैं, दोनों भी जान सकता है, तो कम से कम एक होना चाहिए। तो वैसे यहाँ पर अपन एक और एग्जांपल दे सकते हैं किसका, वोवल्स का। और यहाँ पर मैं बोल दिया लेटर इन वर्ड आर, तो ये तुम्हारे पास है। तो इनके इसको कैसे बोल सकते हो, यहाँ पे मैं लिखूं तो जो लेटर है वो या तो वोवल्स हो सकता है, और क्या हो सकता है, या इस जो अपना जो वर्ड है उसके कोई लेटर हो सकता है, लेटर हो सकता है इस वर्ड का कोई, तो वो अपने यूनियन के सेट में आ जाएगा। तो यूनियन और एक ही चीज होती है। तो यहाँ पर कभी तुम्हें और भी दे रखा हो तो उसका मीन्स ऐसे देखना है, जो एलिमेंट होंगे अपने जो बनने वाला सेट होगा वो यूनियन से रिलेटेड है, यूनियन है वो, उसमें क्या होगा, या तो वो जो एलिमेंट है वो इसमें प्रेजेंट होगा या अपने इस सेट में प्रेजेंट होगा, या दोनों में भी प्रेजेंट हो सकता है। ऐसे सारे एलिमेंट्स को मुझे अपने सेट में लिखना है। तो जैसे यहाँ पे मैंने सिंगर्स और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट कर लिया, तो पीपल या तो वो सिंग कर सकते हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, दोनों आता है उन्हें। और का ध्यान रखना है, पीपल हु कैन सिंग और प्ले एन इंस्ट्रूमेंट, वोवल्स यूनियन दिस लेटर ऑफ वर्ड आर्म, तो यहाँ पर लेटर जो कि वोवल हो और इस आर्म वर्ड में आते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकता है। तो यहाँ पर यूनियन की एक और यहाँ पर वर्ड देखता है एटलीस्ट, जहाँ पे तुम्हें दे रखा है तो वहां पे भी तुम्हें समझना है यूनियन की बात चल रही है। तो तुम्हें तीन सेट दे रखा है, उसमें क्या है, सेट ऑफ स्टूडेंट है हु कैन प्ले क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी रेस्पेक्टिवली। तो अगर तुम्हें ए यूनियन बी पूछा होगा तो ये वो सेट ऑफ स्टूडेंट होंगे जो इनमें से कोई वन खेल सकता है या दोनों भी खेल सकते हैं, यानी एटलीस्ट वन तो इनमें से खेल ही सकता है। एटलीस्ट के फॉर्म में एटलीस्ट जो स्टूडेंट क्रिकेट एंड फुटबॉल में से कोई एक तो खेल ही सकता है, एटलीस्ट क्रिकेट एंड फुटबॉल में से वन तो खेल ही सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से तो क्या हुआ एटलीस्ट का मीनिंग, तो जैसे तुम्हें यहाँ पर ए यूनियन बी पूछा, तो जो सेट ऑफ स्टूडेंट हु कैन प्ले एटलीस्ट वन ऑफ क्रिकेट एंड फुटबॉल, वैसे बी यूनियन सी दे रखा है, तो सेट ऑफ स्टूडेंट हु कैन प्ले एट लीस्ट वन ऑफ फुटबॉल एंड हॉकी। एटलीस्ट इसमें से फुटबॉल एंड हॉकी में से कोई एक तो वो खेल ही सकता है, तो वो जो भी स्टूडेंट होंगे वो अपन बी यूनियन सी में ले लेंगे। वैसे ही यहाँ पर ए यूनियन बी यूनियन सी देखो तो वो सेट ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा हु कैन प्ले एटलीस्ट वन ऑफ या तो क्रिकेट या अपना फुटबॉल या हॉकी, क्रिकेट एंड फुटबॉल एंड हॉकी, इसमें से एटलीस्ट वन तो वो खेल सकता है। एटलीस्ट वन कैन प्ले इन, ये अपने तीन गेम है उसमें से एटलीस्ट वन गेम वो खेल सकता है, तो वो अपने सेट के अंदर आ जाएंगे। तो बेसिक मीनिंग ये है एटलीस्ट से। तो अगर वो कोई दो गेम खेलना जानता है तो भी अपने सही है, तीन गेम खेलना जानता है तो भी सही है, एटलीस्ट वन गेम खेलना आना चाहिए। दो गेम खेलना जानते हैं तब भी वो अपने सेट के अंदर आ जाएंगे, या तीन गेम खेलना जानते हैं तो भी अपने सेट के अंदर आ जाएंगे। तो एटलीस्ट के ऊपर यहाँ पे जोर दिया जा रहा है, मीन्स यूनियन की बात की जा रही है। तो यहाँ पे नेक्स्ट चीज अपन देखता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में। तो तुम्हें दो सेट दे रखे हैं ए और बी, तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में क्या होता है, जो एलिमेंट्स कॉमन ए और बी में है वो आता है, इसको अपन ऐसे डिनोट करता है और इसको बोलते हैं कैसा है, ए इंटरसेक्शन बी से। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या इंप्लाइज करता है कि इसमें कौन सा एलिमेंट होंगे, यहाँ पर अपना एक एक्स वेरिएबल, तो वो एलिमेंट जो ए को भी बिलोंग कर रहा है और बी को भी बिलोंग कर रहा है। तो कोई एलिमेंट अगर ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग कर रहा है तो वो ए के अंदर भी आना चाहिए और बी के अंदर भी आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा जो ए सेट है वो ये है 1 2 3, और बी सेट है तुम्हारा 1 2 5 एंड 6। तो जो उनके इंटरसेक्शन है उसमें क्या क्या आ जाएगा, उसमें तुम्हारा 1 एंड 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप तुम देख सकते हो
तुम्हारा सेट है यहाँ पे A1 2 3 और जो बी सेट है तुम्हारा वो यहाँ पे है 5 6 7 8। तो जो इनका इंटरसेक्शन होगा उसमें क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, 5 कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो जो दोनों में कॉमन होते हैं यहाँ पर ये अपना नल सेट आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद अगर अपन आगे बात करें तो मान लो अपना ए सेट है वो ये दे रखा है 1 2 3 और जो बी सेट है वो यहाँ पे ये दे रखा है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर अगर तुम देखो ए इंटरसेक्शन बी की बात करो तो 1 2 3 आ जाएगा जो कि एक इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर ए सबसेट ऑफ बी था, तो जो ए इंटरसेक्शन बी होता है वो एक इक्वल ही आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे देख सकता है। एक और एग्जांपल लेता है, ए यहाँ पर तुम्हें दे रखा है 1 2 3 और बी तुम्हें दे रखा है यहाँ पर 2 4 6 और सी दे रखा है यहाँ पर 1 and 2। तो यहाँ पर अगर तुम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ एक ही एलिमेंट है 2 जो कि तीनों में कॉमन है। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे इंटरसेक्शन देख सकते हैं। तो यहाँ पे आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो यहाँ पर अगर तुम्हें ए सबसेट ऑफ बी दे रखा है तो जो इनका इंटरसेक्शन होगा वो तुम्हारा ए सेट ही आ जाएगा, ये तुम सिंपली देख सकते हो। जो ए इंटरसेक्शन बी होता है वो बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होता है, ऑब्वियसली कम्यूटेटिव, अभी मैंने यूनियन के केस में तुम्हें बताया था वैसे ही है। इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दे रखा है, तो पहले तुम क्या करो ए इंटरसेक्शन बी निकालो, पहले तुम ये निकालो और फिर उसका इंटरसेक्शन सी के साथ लो, तब भी तुम्हें सेम ही चीज मिलेगी। या पहले तुम बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो और फिर उसका इंटरसेक्शन ए के साथ लो, तब भी तुम्हें सेम ही चीज मिलेगी। तो बेसिकली इसको बोलता है एसोसिएटिव। यहाँ पर तुम्हें ए इंटरसेक्शन बी है जो ऑब्वियसली सबसेट ऑफ ए होगा, और जो ए इंटरसेक्शन बी है वो ऑब्वियसली सबसेट ऑफ बी भी होगा, क्योंकि ये जो ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट वो ए सेट में भी और बी सेट में भी है। तो इस तरीके से देख सकता है फाई का, और जो ए सेट का जो इंटरसेक्शन होगा ऑब्वियसली फाई होगा। इस तरीके से देख सकते हो, क्योंकि दोनों में मैक्सिमम, क्योंकि इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है तो इनके इंटरसेक्शन में भी कोई एलिमेंट नहीं आएगा, तो सिंपली देख सकते हो उसको ए यूनियन बी है और उसका तुम्हें इंटरसेक्शन ए के साथ दे रखा है, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं। तो ए यूनियन बी में तुम्हें पता है ए के भी एलिमेंट होते हैं और बी के भी एलिमेंट होते हैं, और उसका इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे तो ऑब्वियसली ए सेट ही आ जाएगा तुम्हारे पास वापस। और वैसे ही तुम्हारा ए यूनियन बी दे रखा और उसका इंटरसेक्शन बी के साथ ले रखा, तो ए यूनियन बी में ए वाले एलिमेंट भी होंगे और बी वाले एलिमेंट भी होंगे और उसका इंटरसेक्शन बी के साथ ले रहा है, तो सिर्फ अपन को जो बी वाले एलिमेंट है वही रखना है, तो अपना जो आंसर है वो बी सेट आ जाएगा। तो इस तरीके से तुम ये चीजें सारी देख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे चेक करो, जो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, ये एक प्रॉपर्टी होती है जो तुम्हें ध्यान रखनी है। इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन ले लिया अपन ने ए यूनियन सी के साथ, तो ये जो ए यूनियन है तो सबसे पहले ए यूनियन बी किया, फिर ए यूनियन सी किया, बीच में यहाँ पे यूनियन आ रहा है तो यहाँ पे भी यूनियन आएगा और इंटरसेक्शन ले लिया दोनों का। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकता है। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लो कहता है। तुम यहाँ पे डिफरेंट अपने आप ही एग्जाम्पल ले सकते हो और इनको चेक कर सकते हो ये होल्ड कर रहा है या नहीं है। वैसे ही तुम्हें यहाँ पे दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन और यूनियन का साइन, पहले यहाँ पे यूनियन था और यहाँ पे इंटरसेक्शन था, तो इसको कैसे ओपन करेंगे, यहाँ पे जो साइन आएगा इन दोनों के बीच में यहाँ पे इंटरसेक्शन का आएगा और बीच में यूनियन का आएगा, तो इसको इस तरीके से यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। इस तरीके के लोग को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लो कहता है, तो इस चीज को तुम ध्यान रख सकते हो। वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी का जो यूनियन होगा ए के साथ, ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट आएंगे वो ए और बी दोनों में होने चाहिए और उसका यूनियन कर रहा है ए के साथ, तो सिंपली यहाँ पे जो ए वाले एलिमेंट है वो ही आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ए और बी दोनों में एलिमेंट होंगे, तो सिंपली जो भी एलिमेंट होंगे वो ए के ही है यहाँ पर और उसके ए के साथ यूनियन कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो भी पूरा ए सेट है वो अपना आ जाएगा यहाँ पर। और जो ए यूनियन बी है उस ए इंटरसेक्शन बी है उसका यूनियन तुम बी के साथ करोगे तो ऑब्वियसली तुम्हें बी सेट ही वापस मिल जाएगा। तो होप तुम्हें समझ में आया होगा, तो थोड़े बहुत लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करना तुम तो तुम्हें और समझ में आएगा। तो कोई भी जो एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे सेट है A1 A2 A3 अप टू AN, तो मैंने इन सबका इंटरसेक्शन लिया, इन सबका इंटरसेक्शन लिया। क्या गारंटी है कि जो एक्स है कोई भी एलिमेंट सेट में आएगा, तो अगर वो एलिमेंट A1 में भी आ रहा है A2 में भी आ रहा है A3 में AN सब में आ रहा है तो वो ऑब्वियसली इसमें आएगा। अगर वो मान लो A1 में आ रहा है A3 में आ रहा है और अप टू AN आ रहा है लेकिन A2 में नहीं आ रहा, तो मीन्स वो इनके जो इंटरसेक्शन है इसमें इसमें भी नहीं आएगा, क्योंकि जो भी एलिमेंट जो सारे सेट्स में आएंगे
तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी में किसी एलिमेंट के आने के लिए जरूरी क्या है, वो ए के अंदर भी प्रेजेंट हो और बी के अंदर भी प्रेजेंट हो। तो तुम्हें बात समझ में आई होगी, तो फिर आगे चलता है। तो यहाँ पे आगे देखते हैं, इंटरसेक्शन को तुम एंड से भी इंटरप्रेट कर सकते हो। जैसे कैसे कि मान लो तुम्हें मतलब एक सेट है जिसमें सिंगर्स है और एक सेट है जिसमें इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला है, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, वो पीपल आएंगे हु सिंग एंड प्ले, उनमें दोनों क्वालिटी होनी चाहिए, वो सिंगिंग भी कर सकते हो और किसी इंस्ट्रूमेंट को मतलब बजाना भी जानते हो। एक दोनों क्वालिटी होगी तो वो इंटरसेक्शन आएगा, और उसको एंड से यहाँ पे एंड वर्ड का यूज कर रहे हैं अपन। वैसे ही एक केस मैंने लिया था वोवल्स का, और उसका इंटरसेक्शन कर रहा हूँ मैं कौन से लेटर ऑफ वर्ड, एग्जामिनेशन के साथ। पिछली वाले में मैंने यूनियन में यहाँ पे एक अलग वर्ड लिया था, तो यहाँ पर वोवल्स का अपन इंटरसेक्शन कर रहे हैं इस लेटर के वर्ड्स के साथ। यहाँ पर कौन कौन से लेटर आ जाएंगे, लेटर्स जो जिनमें क्या क्या खासियत हो, वो वोवल्स भी हो एंड वो इस वर्ड में भी आते हो, और इन द लेटर इन द एग्जामिनेशन दोनों में आते हो। तो वो इंटरसेक्शन में, वो उनके इंटरसेक्शन में भी आएंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं अपन। तो यहाँ पे बोथ वर्ड देखते हैं, बोथ वर्ड आप आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि वो इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। तो मैंने पिछली बार क्या एग्जांपल लिया था, ए बी सी, ये वाले हैं जो क्रिकेट खेलता है, ये वाले यहाँ पे फुटबॉल खेलता है, और ये वाले हॉकी खेलता है। तो जो ए इंटरसेक्शन बी है उसको मैं कैसे इंटरप्रेट कर सकता हूँ, तो जो स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट एंड हॉकी, क्रिकेट एंड फुटबॉल, यहाँ पे क्रिकेट एंड फुटबॉल बोथ, जो स्टूडेंट क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेल सकता है वो इसके अंदर आ जाएंगे। वैसे ही बी इंटरसेक्शन सी में जो फुटबॉल और हॉकी, फुटबॉल एंड हॉकी जो बोथ खेल सकता है वो आ जाएंगे। और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में जो क्रिकेट भी खेलना जानते हो, फुटबॉल भी खेलना जानते हो, हॉकी भी खेलना जानते हो, तीनों खेलना जानते हो, वो इस सेट के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे बोथ वर्ड का यूज कर सकता है। तो दो के केस में तो तुम बोथ का यूज कर लेना, जैसे इन दोनों के केस में स्टूडेंट हु कैन प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल बोथ एंड स्टूडेंट हु कैन प्ले फुटबॉल एंड हॉकी बोथ, वो इसके अंदर आ जाएंगे। और यहाँ पर ऑल द स्पोर्ट्स, मतलब सारे स्पोर्ट्स खेलना जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो से ज्यादा स्पोर्ट्स है तो बोथ का यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे ऑल द स्पोर्ट्स बोल देंगे जो सारे स्पोर्ट्स खेलना जानते हो। तो इस तरीके से तुमने इस इंटरसेक्शन का मीनिंग समझ लिया होगा, एक तो एंड के फॉर्म में और एक बोथ के फॉर्म में। तो होप तुम्हें समझ में आया होगा। तो यहाँ पर एक स्मॉल सा पॉइंट है, डिसजॉइंट सेट क्या होता है। तो तुम्हें दो सेट दे रखे हैं, अगर उसका इंटरसेक्शन नल सेट आता है तो उन सेट को क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। तो इसको याद रख सकते हो तुम। तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है अपना डिफरेंस ऑफ टू सेट पे। यहाँ पर तुम्हें दो सेट दे रखा है, ए सेट और बी सेट। तो उनका डिफरेंस अपन का क्या मतलब है, तो उस डिफरेंस को जैसे यहाँ पे ए माइनस बी लिखा है, इसको क्या मतलब होगा, रिलेटिव कंप्लीमेंट ऑफ बी इन ए। तो बेसिकली क्या मतलब है, आपके पास ए सेट है और एक बी सेट है, तो ए सेट में से वो एलिमेंट आपको हटाने हैं जो कि बी में प्रेजेंट है। तो ये क्या होगा, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। तो अगर ए सेट में से अपन ने बी वाले जो एलिमेंट है जो कि ए के अंदर थे, जो कि इसके अंदर थे, उसको रिमूव कर दिया, तो बेसिकली वो क्या बचेगा, उसका डिफरेंस ऑफ सेट हो जाएगा वो, या उसको रिलेटिव कंप्लीमेंट ऑफ बी इन ए भी बोलता है। तो इसका यहाँ पर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें तो ए माइनस बी, इसमें जो वेरिएबल अपना एक्स है तो इसमें वो सारे एलिमेंट होंगे जो ए में हो और जो बी में नहीं हो। तो यहाँ पर अगर मैं कुछ एग्जांपल लूं, तो जैसे मैंने एक सेट में मेरा ए 1 3 5 6 और 7, और बी मेरा सेट है यहाँ पर 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 5 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो जो कॉमन है दोनों में वो हटा देंगे, और एक ही जो बचे हुए एलिमेंट है वो इस डिफरेंस के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरीके से, और वैसे बी माइनस ए में क्या आएगा, इसके जो कॉमन यहाँ पे दोनों में आ रहा है वो हटा देंगे, और बी के बचे हुए एलिमेंट को यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरीके से आ जाएगा। तो ये ऑर्डर देख लो, ए माइनस बी और बी माइनस ए अलग अलग है। ए यहाँ पर 1 2 3 है अपना, और बी है अपना यहाँ पर 5 6 7 8। तो अगर मैं a माइनस बी देखूं तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये a आ जाएगा अपने पास जो कि 1 2 3 है। और वैसे b माइनस ए देखे तो दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो बेसिकली b ही सेट बन जाएगा अपना। तो इस तरीके से अपन इसको चेक कर सकते हैं। इसमें आगे देखते हैं। तो आगे अपन देखे तो अब मैं एक सेट a ले रहा हूँ,
ए ये और बी वाला जो सेट है उसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 ये है अपना, और मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूं ए माइनस बी, तो इसके जो सारे एलिमेंट हो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये अपना नल सेट हो जाएगा। और बी माइनस ए प्रेजेंट करें तो ये जो 3 एलिमेंट हो तो इधर है तो वो हटा देंगे, और रिमेनिंग अपने पास क्या बचा 4 5 6। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट्स देखे तो यहाँ पर अगर तुम्हें ए इंटरसेक्शन बी 5 दे रखा है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो 0 है, मतलब कोई भी इनमें कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो इसका मीन्स क्या हुआ, जो a माइनस बी का डिफरेंस होगा वो a के इक्वल हो जाएगा, और b माइनस a का जो डिफरेंस होगा वो b के इक्वल हो जाएगा। सिंपल सी बात है। a इज अ सबसेट ऑफ b दे रखा है तो ऑब्वियसली a के जितने भी एलिमेंट होंगे वो b में तो होंगे, तो डिफरेंस यानी नल सेट हो जाएगा। अगर x इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट a, ऐसा दे रखा है ऑफ सेट a माइनस बी, अगर a माइनस बी का एलिमेंट नहीं है तो ये क्या इंप्लाई करता है, x a को भी बिलोंग करता है और x b को भी बिलोंग करता है। अगर दोनों में बिलोंग करता है तो a माइनस बी के केस में अपन उसको रिमूव कर देंगे तो इस सेट का एलिमेंट नहीं होगा बेसिकली। और लास्ट चीज a माइनस बी है वो नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। अभी मैंने बताई है कि a माइनस बी अलग होता है और b माइनस ए अलग होता है, अभी डिफरेंट एग्जाम्पल दिए तो तुम्हें। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है उसको अपन एक वर्ड से और देख सकते हैं, वो है ओनली। तो ए स्टूडेंट है जो क्रिकेट खेलता है, बी वो स्टूडेंट है जो फुटबॉल खेलता है। तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, वो स्टूडेंट जो सिर्फ क्रिकेट खेलता है, प्ले क्रिकेट ओनली। यानी ऐसे भी बोल सकते हो जो क्रिकेट खेलता है फुटबॉल नहीं खेलता है, और या फिर ऐसे बोल सकते हो जो सिर्फ ओनली क्रिकेट खेलता है। और बी माइनस ए क्या हो जाएगा, वो स्टूडेंट जो ओनली फुटबॉल खेलता है। मीनिंग फुटबॉल अपना इन सारे स्टूडेंट के लिए हो जाएगा फुटबॉल सही है और अपन क्रिकेट नहीं खेलते, तो ओनली फुटबॉल। तो इस तरीके से ओनली वर्ड का यूज डिफरेंस में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगला जो कॉन्सेप्ट अपने पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का आता है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक सेट ए दे रखा है उसके कॉम्प्लीमेंट से क्या मीनिंग है, वो एक ऐसा सेट होगा जिसमें सारे एलिमेंट होंगे जो कि यूनिवर्सल सेट में है। ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट यू विच आर नॉट इन ए, तो वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट के अंदर है लेकिन ए के अंदर नहीं है, तो अपन जो ए के एलिमेंट है उसको यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स उनमें से रिमूव कर देंगे, और जो रिमेनिंग एलिमेंट होगा वो अपने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में आ जाएंगे। तो जैसे अपने पास एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये अपने पास ये है। और एक सेट ए दे रखा है जिसमें आता है 1 2 5 7 9, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसमें से ये सारे एलिमेंट हटा दो, रिमेनिंग क्या बचेगा 3 4 6 8 एंड 10, तो ये अपना कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यहाँ से अगर तुम देखो यहाँ से प्रॉपर्टी, तो जो ए कॉम्प्लीमेंट होता है वो ये होता है। सिंबॉलिकली देखे तो ए कॉम्प्लीमेंट को ऐसे भी बता सकते हैं, एक्स यूनिवर्सल सेट के अंदर है एंड ए के अंदर नहीं है, यानी इसको बिलोंग करता है इसको नहीं करता। वेन डायग्राम के फॉर्म में देखो तो यूनिवर्सल सेट को अपन रेक्टेंगल से और उसके सबसेट को अपन यहाँ से ए से डिनोट कर दिया। तो जो ये वाला रिमेनिंग रीजन है, ये वाला जो रिमेनिंग रीजन है, ये रीजन क्या बता रहा है, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे देख सकते हैं। तो तुम्हें कॉम्प्लीमेंट समझ में आया होगा। तो यहाँ पे अगर अपन कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी देखें तो ए का इंटरसेक्शन ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ पाई होता है, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ए का यूनियन ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, ये अपन ने देखा ही था। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो पाई यानी नल सेट आ जाएगा सिंपली। अगर ए का कॉम्प्लीमेंट और उसका तुमने अगेन कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो बेसिकली ए के इक्वल ही आ जाएगा, ये भी देख सकते हो तुम। ये तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लिख सकता हूँ, तुम इसको लिख रहा हूँ, तुम इसको एक्सप्लोर कर सकते हो आगे डिफरेंट एग्जांपल से। ए अगर सबसेट ऑफ बी है तो यहाँ पर ये क्या इंप्लाइज करता है, जो बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो सबसेट होगा ए के कॉम्प्लीमेंट का। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं यहाँ पर अभी बी का जो कॉम्प्लीमेंट हो सबसेट हो गया ए के कॉम्प्लीमेंट का। जो ए माइनस बी है उसको अपन ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बी का कॉम्प्लीमेंट माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट, ऐसे भी देख सकते हो। जो ए माइनस बी है उसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट, तो इस तरीके से भी लिख सकते हो। और जो बी माइनस ए है उसको ऐसे भी लिख सकते हो जैसा अभी मैं बता रहा हूँ, बी का इंटरसेक्शन विद ए का कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से तुम इसको एक्सप्लोर कर सकते हो आगे डिफरेंट सेट्स को लेकर। तो जैसे मैं तुम्हें बता दूं कैसे करना है, तो बी माइनस ए देखना है, तो तुमने क्या बनाया, अपना यूनिवर्सल सेट बनाया। इसमें तुमने बनाया अपना जो एक ए था ये और एक बी था ये, तो जो ये वाला रीजन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनका इंटरसेक्शन। ये तुम ध्यान रख सकते हो क्योंकि ये इन दोनों के कॉमन एलिमेंट का रीजन है।
तो यहाँ से अगर मैं बी माइनस ए सेट निकालूं तो बी माइनस ए सेट अगर मैं यहाँ पे वापस डायग्राम बनाऊं, ये मेरा ए, यहाँ पे ए है, ये बी है, तो बी माइनस ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सिर्फ इतना रीजन, यानी बी के अंदर हो और जो ए और बी में कॉमन थे वो मैंने रिमूव कर दिए। तो इस तरीके से ये चीज हो गई, और इसको मैंने क्या लिखा है? बी इंटरसेक्शन विद कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब ये सेट ए इतना है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ये क्या हो जाएगा? पूरा रीजन। ये मतलब ये अंदर वाला भी, ये पूरा रीजन इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। और तो मतलब अगर इसका, अब तुम ये जो पूरा रीजन आ चुका और इसका सिर्फ इतने के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो ऑब्वियसली इतना पार्ट ही आएगा जो कि बी माइनस ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ कि ये अपना पूरा सेट है, और जो ए का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ये वाला पूरा रीजन है, और जो बी माइनस ए है वो ये रीजन है। तो बी माइनस ए को तुम क्या बोल सकते हो? जो अपना बी सेट है उसका ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन, क्योंकि बी का जो सेट है उसका जो इतना पार्ट है जो यहाँ पे ये है वो उसके कॉम्प्लीमेंट, ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसके साथ ओवरलैप कर रहा है। तो इस तरीके से अपन इसको चेक कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट के लिए अपन नोट का यूज करते हैं। जैसे बी एक सेट है जो कि वोवल्स का है, लेटर्स दैट आर वोवल्स, तो यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? लेटर दैट आर नॉट वोवल्स। और बेसिकली इसको क्या लिख सकता है? वो लेटर्स विच आर कॉन्सोनेंट्स। तो इस तरीके से अपन इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे बी अपन को दे रखा था, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? लेटर विच आर नॉट वोवल्स। तो नॉट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट के लिए होता है, और लेटर विच आर कॉन्सोनेंट्स। तो इस तरीके से अपन कर सकते। तो यहाँ पे मैं सेट्स के कुछ लॉज लिखने जा रहा हूँ जो कि डी मॉर्गन लॉज है। तो यहाँ पर अगर ए यूनियन बी दे रखा है और उसका तुम्हें कॉम्प्लीमेंट पूछा है तो क्या हो जाएगा? ए के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये तुम, मैंने सारे ऑपरेशन तुम्हें बता दिए, यूनियन इंटरसेक्शन का क्या मीनिंग होता है और कॉम्प्लीमेंट, सारी चीजें बता दी। तो अगर तुम्हें कभी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछा तो तुम इस तरीके से निकाल सकते हो। अगर तुम्हें ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछा तो तुम क्या कर सकते हो? बस तुम्हें क्या करना है, ए यहाँ पर है तो उसका कॉम्प्लीमेंट लिया, यहाँ पे इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे यूनियन हो जाएगा। इंटरसेक्शन का उल्टा यूनियन मान लो, इस तरीके से सोचो। तो यहाँ पे बी है और बी का उल्टा क्या मान सकते हो? बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे ए था तो उसका कॉम्प्लीमेंट आ गया, यूनियन था तो उसकी जगह इंटरसेक्शन आ गया, और बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। ए माइनस बी यूनियन सी दे रखा है, तो इसको कैसे लिख सकता है? वही ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। जो माइनस है वो यहाँ पे दोनों के साथ अलग जाएगा, और फिर यहाँ पे तुम यूनियन लगा सकते हो। वैसे ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी है, तो उसको क्या लिख सकते हो? तुमने ए माइनस बी किया, और फिर यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर ये यूनियन है, तो ये यहाँ पे माइनस क्या बताएगा? ये माइनस है, जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन में बदल जाएगा। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन आएगा, यूनियन नहीं आएगा। वैसे ही यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो ये यूनियन में बदल जाएगा। तो इस तरीके से तुम यहाँ पर इसको कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पर अगर वापस देख सकते हैं, ए माइनस ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो इस तरीके से दे सकता है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इस तरीके से दे सकता है, ए माइनस बी यूनियन सी, ए माइनस बी यूनियन सी। तो ए माइनस बी, यहाँ पे जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन में बदला, ए माइनस सी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ए माइनस बी जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन में बदला, ए माइनस सी। तो इस तरीके से यहाँ पर अपन कर सकते हैं। तो तुम्हें डी मॉर्गन लॉ समझ में आया हो। तो यहाँ पे वेन डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल सेट देखता है, तो जब ए एंड बी अगर डिसजॉइंट हो तो उस केस में इसको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो यहाँ पे अपन ऑपरेशन जो सेट्स के ऊपर करता है उनका यहाँ पर वेन डायग्राम देखने जा रहा है। तो यहाँ पे मैं, ये अपना यूनियन है, ये उसके अंदर एक सेट ए है, ये यहाँ पर एक सेट बी है। तो इस तरीके से जब तुम्हें दे रखा तो डिसजॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है? ए एंड बी के बीच में कोई भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं ए यूनियन बी बनाऊं, वो कौन सा रीजन होगा? ये जो शेडेड रीजन है वो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा, और जो अनशेडेड रीजन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। और बेसिकली ए का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन विद बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से तुम इसको चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं सेकंड केस ले रहा हूँ जिसमें ये जो ए इंटरसेक्शन बी है वो नल सेट नहीं है। तो इस केस में अगर मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पर, तो मैं एक एग्जांपल बताऊं, तो ये यूनियन, ये अपना ए है और यहाँ पर ये है। तो इसको मैं ए बोल देता हूँ सेट, ये अपना बी सेट। इस रीजन को जो सिर्फ ए के अंदर है, इसको ए, इसको बी, इस रीजन को सी, और ये रीजन को डी बोल देता हूँ। तो जो बी रीजन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ए इंटरसेक्शन बी को।
यहाँ पे देख सकते हो जो ए रीजन है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए माइनस बी को, और प्रिसाइजली ऐसे भी मैंने बताया था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। और जो तुम्हारा सी रीजन है जो कि ये वाला है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, बी माइनस ए, और बेसिकली बी इंटरसेक्शन विद ए का कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। और जो अपना डी रीजन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, जो ए, जो पहले तो मतलब ए बी और सी को कलेक्टिवली अपन देखें तो पहले तो ये चीज देखते हैं, तो ये कलेक्टिवली ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करती है। ये तीनों रीजन ए बी एंड सी कलेक्टिवली किसको रिप्रेजेंट करता है, ए यूनियन बी को। और यहाँ पर अगर बी रीजन देखे जो कि आउटसाइड वाला है वो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करेगा, और बेसिकली ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन नेक्स्ट केस लेता है बी जो कि है सबसेट ऑफ ए का। तो यहाँ पे कैसे ड्रॉ करेंगे, ये अपना यूनिवर्सल सेट हो गया, और यहाँ पर अपना एक सेट ए है और जो बी सेट है वो ए सेट के अंदर, तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे मैं डिफरेंट रीजन बना देता हूँ, इस रीजन को मैं ए बोल रहा हूँ, इस रीजन को बी बोल रहा हूँ, इस रीजन को सी बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर अपन चेक करें तो जो ए सेट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो अपना बी सेट है, जो बी सेट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली जो बी रीजन है, ये जो बी रीजन दे रखा है, बी रीजन, उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, उसको मैं ए माइनस बी बोल सकता हूँ, और यहाँ पर उसको ए इंटरसेक्शन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकता हूँ। और जो मेरा सी रीजन है ये वाला, वो क्या हो जाएगा मेरे पास, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, जिसको मैं ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकता हूँ। तो इस तरीके से ये केस है। तो यहाँ पर अपने पास एक प्रॉब्लम है, अपन को ए सेट दे रखा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 2, बी है सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 3, और सी है सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। और यहाँ से अपन को सबसे पहले पूछा है ए यूनियन बी क्या होगा। तो ये क्या होगा, ये वो सेट हो जाएगा नेचुरल नंबर्स का जो 2 के भी मल्टीपल्स हो और 3 के भी मल्टीपल्स हो। ऐसे नंबर को अपन कंबाइन कर देंगे तो यहाँ पे किस टाइप के नंबर आ जाएंगे, 2 3 4 6 8 9 10 12 सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। जैसे यहाँ पे जो 2 है ये 2 का मल्टीपल है, 3 3 का मल्टीपल है, 6 है, जो 2 और 3 दोनों का मल्टीपल, तो एटलीस्ट 1 का मल्टीपल होना चाहिए। इस तरीके के नंबर तुम यहाँ पे बना सकते हो। वैसे बी यूनियन सी है, उसमें मतलब 3 और 5 दोनों वाले आने चाहिए। तो किस टाइप का आएगा, 3 5 6, और यहाँ पे अगला मैं ले सकता हूँ, यहाँ पे 9 ले सकता हूँ, 10 फिर 12 आ जाएगा, 15 इस तरीके के। तो ये 3 का मल्टीपल है, ये 5 का मल्टीपल है, और 15 देखे तो वो 3 और 5 दोनों का मल्टीपल है। तो इस तरीके से यहाँ पे अपन देख सकते हैं इसको। फिर आगे देखें तो आगे अपन को पूछा है ए माइनस बी। तो ए क्या था, जो 2 के मल्टीपल है, और बी क्या है, जो 3 के मल्टीपल। तो जो 2 के मल्टीपल है तो वो कौन कौन सा है, 2 4 6 8 10 दिस टाइप के। और जो 3 के मल्टीपल है वो कौन सा है, 3 6 9 12 15 इस टाइप के। तो यहाँ पे अपन को ए माइनस बी में क्या हटाना पड़ेगा, जो 2 और 3 दोनों के बोथ के मल्टीपल हो, यानी 6 के मल्टीपल हो। जैसे 6 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो रिमेनिंग क्या बचेगा यहाँ पे, 2 4 8। जैसे यहाँ पे अगला मैं 12 लिख सकता हूँ, तो 12 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो 12 को हटाना पड़ेगा। फिर डायरेक्ट यहाँ पे 14 आएगा, तो फिर 14 लिखेंगे। तो इस तरीके का जो सेट है, अभी यहाँ पे 10 भी है तो 10 भी आ जाएगा बीच में। तो इस तरीके से अपन ए माइनस बी निकाल लेंगे। फिर यहाँ से अपने को बी माइनस सी पूछा, तो बी में कौन से थे, 3 वाले एंड 5 वाले। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो बी वाला कौन सा होगा, इसमें 3 6 9 12 15 इस टाइप के आ रहा है। सी में कौन सा होगा, 5 10 15 20 इस टाइप के आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैं 15 देख सकता हूँ, जो 3 एंड 5 दोनों का मल्टीपल हो, तो जैसे 15 आ गया, तो 15 में 3 वाला भी आ जाएगा और 5 वाला भी आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो 15 को एक्सक्लूड करेंगे तो यहाँ पे कौन कौन सा बचेगा, 3 6 9 12, फिर 15 हटा देंगे तो इसमें अगला 18 आएगा, 18 21 24 27, और फिर 30 है जो यहाँ पे इसमें भी आएगा, और यहाँ पर 25 और 30 इसमें भी आ रहा है तो वो इसमें नहीं लेंगे। फिर यहाँ पे 33 नेक्स्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन ये सेट निकाल सकते हैं। तो तुम्हें ये समझ में आया होगा। फिर आगे देख, उसके बाद अपन को पूछा यहाँ पर ए इंटरसेक्शन सी। तो ए वाले कौन से थे, 2 के मल्टीपल, और सी वाले कौन से थे, 5 के मल्टीपल। तो ए इंटरसेक्शन सी पूछा, मतलब जो 2 एंड 5 दोनों के मल्टीपल हो, यानी 10 के मल्टीपल हो। तो अपन को 10 के मल्टीपल्स के बारे में सोचना है, तो जैसे 10 20 30 40 इस टाइप के यहाँ पर आ जाएंगे अपने पास। और ये अपने पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर दे रखे थे। और वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जो 2 3 और 5 तीनों के मल्टीपल हो, तो तीनों के जो 2 3 एंड 5 तीनों के मल्टीपल हो, तो किसके मल्टीपल्स होंगे, बेसिकली 30 के मल्टीपल्स होने चाहिए। यहाँ पे तुम देख सकते हो, तो 30 60 90 120 दिस टाइप के। तो इस तरीके से अपने यहाँ पे देख सकते हो। उसी तरीके से
मुझसे पूछा है ए यूनियन बी माइनस सी, ये क्या होना चाहिए? ए यूनियन बी में 2 और 3 के मल्टीपल एंड उसमें से अपन को क्या सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पर? नॉट 5। तो बेसिकली अपन को 2 और 3 के कोई सा भी मल्टीपल चल सकता है, लेकिन जो 5 का मल्टीपल वो वाले हटाने पड़ेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं सेट बनाऊं तो 2, 3 और फिर अपना आता है 4, 6, 8 और फिर अपना आ जाएगा 9। तो यहाँ पे मैं 10 नहीं ले रहा क्योंकि 10 यहाँ पे 2 का मल्टीपल तो है, लेकिन 5 का भी है। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 करने पर अपन को 10 आता है। तो लेकिन अपन को जो 5 वाले मल्टीपल वो हटाने पड़ेंगे, तो यहाँ से मैं 10 हटाना पड़ेगा, फिर आएगा 12, फिर आएगा मेरे पास 14, 15 हटाऊंगा क्योंकि वो 3 के मल्टीपल होने के साथ साथ 5 का भी है, तो 15 हट जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से अपन आगे चल सकते हैं। तो तुम्हें समझ में आया होगा अपन कैसे कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को। तो अपने पास प्रॉब्लम है a माइनस बी अगर a सेट के इक्वल दे रखा है और b माइनस a यानी b और a का डिफरेंस यहाँ पर b सेट के इक्वल दे रखा है, तो इससे तुम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? तो बेसिकली a माइनस बी a के इक्वल दे रखा है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? a और b में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। b माइनस a b के इक्वल दे रखा है, इसका मीनिंग क्या हुआ? यहाँ से भी सेम ही मीनिंग रख रहा है, a और b में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो मीन्स जो a इंटरसेक्शन b है वो क्या हो जाएगा? नल सेट, और मीन्स डिसजॉइंट सेट है। इनमें कोई भी कॉमन नहीं है। वेन डायग्राम से देखे तो यहाँ पर ऐसे बनेगा, इनमें कोई भी मतलब कॉमन नहीं है। तो इस तरीके से इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर तुम्हें दो सेट ए और बी दे रखे हैं, उनमें क्या प्रॉपर्टी है कि ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी के बराबर है। तो इससे तुम क्या कंक्लूड कर सकते हो? तो यहाँ पर अगर मैं डिफरेंट सिचुएशंस लूँ, तो अगर ए मैंने मान लिया, सपोज डिफरेंट सिचुएशंस ले रहा हूँ। फर्स्ट सिचुएशन में कि ए है जो प्रॉपर सबसेट ऑफ बी का, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? मुझे प्रॉपर्टीज से जो ए इंटरसेक्शन बी है वो बेसिकली ए के इक्वल हो जाएगा, और जो ए यूनियन बी है वो बेसिकली बी के इक्वल हो जाएगा। और लेकिन मुझे पता है यहाँ से ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो यहाँ पर इस केस में तो ये नहीं आने वाला, तो ये वाला तो फेल हो गया। वैसे बी अगर मैं प्रॉपर सबसेट ऑफ ए मानूंगा तो भी ये वाली कंडीशन होगी, तो ये उसमें भी फेल हो जाएगा। अगर मैं ए और बी को डिसजॉइंट मान लूं, तो डिसजॉइंट का क्या मतलब है? ए एंड बी का जो इंटरसेक्शन ऑफ आई हो जाएगा, और ए यूनियन बी में तो वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ये क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी। तो सेट ए और बी में, ए के सेट में जो भी एलिमेंट आ रहा है, बी के सेट में जो भी एलिमेंट आ रहा है, उनको कंबाइन करना है। यानी मतलब जैसे मान लो ए सेट में 1 2 3 आया, और इसमें अपना यहाँ से 2 3 एंड 4 आया, तो अपन को क्या करना है? उसके यूनियन में क्या आ जाएगा? जैसे यहाँ पे अभी तो कोई भी कॉमन नहीं रखना, तो मैं उसी के एग्जांपल लेता हूँ 1 2 3 एंड 4 5 6। तो इनका जो इंटरसेक्शन तो 5 हो गया, और यूनियन में क्या होगा? ये सारे एलिमेंट जो कंबाइन होके इस तरीके से आ जाएंगे। तो ऑब्वियसली इस केस में जो ए इंटरसेक्शन बी है वो नॉट इक्वल टू ए यूनियन बी हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं इसमें। तो जो नेक्स्ट है अपने पास, इसमें अपन क्या लिख सकते हैं? ए और बी में सम एलिमेंट्स कॉमन है। अभी अपन ने डिसजॉइंट की बात करी थी, अब क्या लेते हैं? सम एलिमेंट कॉमन है, पूरे नहीं है, कुछ एलिमेंट कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी में तो क्या हो जाएंगे? वो सम एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि कॉमन है, और ए यूनियन बी में सारे एलिमेंट आएंगे जो कि सेट ए एंड सेट बी के अंदर है। ये सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स हो जाएगा विच आर इन सेट ए एंड बी, अभी मैंने बताया था। तो इस केस में भी जो ए इंटरसेक्शन बी है नॉट इक्वल टू ए यूनियन बी होगा। तो यहाँ से अपन क्या कंक्लूड कर सकते हैं? ए की सिचुएशन बची जिसमें ये पॉसिबल है कि ए इक्वल टू बी, जिसमें क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी सेम आएगा। तो यहाँ से अपन ये कंडीशन अपने पास आई लास्ट में, तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन को शो करना है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी दे रखा है, तो ये नीड नॉट इम्प्लाई बी इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से अगर ऐसा दे रखा है तो जरूरी नहीं है बी इक्वल टू सी हो। तो जैसे मैं यहाँ पे ए एक सेट ले लेता हूँ विद एलिमेंट 0 एंड 1, और बी एक सेट ले लिया विद एलिमेंट 0 2 एंड 3, और सी एक सेट ले लिया विद एलिमेंट 0 4 एंड 5। तो यहाँ से मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालू तो ऑब्वियसली उसमें क्या आएगा? 0 आएगा। अगर मैं ए इंटरसेक्शन सी निकालू तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी 0 आ रहा है। लेकिन तुम देख सकते हो यहाँ से जो ए और जो अपना बी और सी सेट है वो इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से अपन ने शो कर दिया। अगर ऐसा है तो जरूरी नहीं है बी और सी यहाँ पे इक्वल हो। तो यहाँ पे अपने पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है। ए अपन को दे रखा है रेक्टेंगल्स, जो ऑल रेक्टेंगल्स इन अ प्लेन, बी अपन को ऑल स्क्वायर्स इन प्लेन, और सी ऑल पैरेललोग्राम्स इन प्लेन। तो यहाँ पे देखिए जो सारे स्क्वायर होता है वो ऑब्वियसली रेक्टेंगल भी होता है। तो यहाँ पे अगर अपन देखिए बी इज ए सबसेट ऑफ ए है, जो सारे पैरेललोग्राम के अंदर अपन देखे जो सारे स्क्वायर और रेक्टेंगल होता है
वो ऑब्वियसली पैरेललोग्राम भी होता है। जो ए एंड बी है वो क्या है, सबसेट ऑफ सी है। तो यहाँ से मैं लगाऊं तो बी, ए और सी में ये रिलेशन है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो इस तरीके से। तो अगर अपन से ए माइनस बी पूछा तो ये वो सारे सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल हो जाएगा। इट इज ए सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल विच आर नॉट स्क्वायर। तो ऑब्वियसली यहाँ से देख सकते हो वो सारे रेक्टेंगल जो स्क्वायर नहीं है वो इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद ये रिलेशन अपने पास है ही, और ये स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर पैरेललोग्राम में सी माइनस ए पूछा, तो इसमें क्या हो जाएगा कि वो सारे पैरेललोग्राम सिंपली विच आर नॉट रेक्टेंगल, और ऑब्वियसली स्क्वायर भी नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर तो रेक्टेंगल के अंदर ही आता है। तो सारे जो पैरेललोग्राम जो कि रेक्टेंगल नहीं है वो इस केस के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर अगर अपन देखें ए इंटरसेक्शन सी, तो ऑब्वियसली ए ही आ जाएगा, वो सारे रेक्टेंगल आ जाएंगे। इस तरीके से अगर अपन बी इंटरसेक्शन सी देखें तो वो भी बी आ जाएगा, इस केस में सारे स्क्वायर्स आ जाएंगे। अगर अपन बी यूनियन सी देखें तो वो सी आ जाएगा, वो सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम आ जाएगा। अगर अपन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी देखें तो ऑब्वियसली बी आ जाएगा जो कि सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स है। तो इस तरीके से अपन सारी चीजें कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास अगली प्रॉब्लम है, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो प्रॉपर सबसेट अपन को ये शो करना है सी माइनस बी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ सी माइनस ए। सी यहाँ पे कोई भी सेट हो सकता है अपने पास। तो अपन को सबसे पहले कंडीशन क्या देखिए, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और अपन को शो करना है सी माइनस बी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ सी माइनस ए। तो मैंने मान लिया यहाँ पे कोई भी एलिमेंट जो कि सी माइनस बी को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मीन्स क्या है, x बिलोंग्स टू c एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। और कोई एलिमेंट c माइनस a को बिलोंग कर रहा है तो उसका मीनिंग क्या है कि x बिलोंग्स टू c एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। अब यहाँ पर अगर अपन देखें कि अगर किसी एलिमेंट c माइनस b में बिलोंग कर रहा है और a इज ए सबसेट ऑफ b है, तो ऑब्वियसली अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू b है, तो यहाँ से मैं ये भी बता सकता हूँ कि अगर कोई एलिमेंट ये इसमें बिलोंग कर रहा है तो उसके लिए ये कंडीशन भी ट्रू होगी। तो ऑब्वियसली वो अगर बी को बिलोंग नहीं कर रहा तो ए को कैसे बिलोंग करेगा। यहाँ पर कोई एलिमेंट इसको बिलोंग कर रहा है, वो एक कंडीशन बता रहा है, वो क्या कंडीशन बता रहा है, अगर वो बी में बिलोंग नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली ए जब सबसेट ऑफ बी है तो ऑब्वियसली वो ए में भी नहीं करेगा। और ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि जो अपना एलिमेंट है वो सी माइनस ए में बिलोंग करेगा। तो ब्रॉडर कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर ये ये वाले जो यहाँ पे तुम डायरेक्ट बता सकते हो, ये वाला बड़ा वाला सेट होगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे जो भी एलिमेंट बिलोंग करेगा वो तो इसके अंदर आएगा ही आएगा, वो अपन इससे बता सकते हो। और यहाँ पर कुछ ज्यादा एलिमेंट भी आएंगे, यानी वो वाले एलिमेंट यहाँ पर देख सकते हो कि उसमें यहाँ पे देख सकते हो ऑब्वियसली इसमें बी में ज्यादा एलिमेंट होंगे कि कंपैरिजन में, तभी ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है, तो यहाँ पर ज्यादा चांसेस है, यहाँ पर ज्यादा चांसेस है। तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर ज्यादा चांस है एलिमिनेट होने पर। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट एलिमिनेट होंगे जो बी के अंदर नहीं है, तो ऑब्वियसली अभी मैंने बताया वो ए के अंदर भी नहीं होंगे, तो उससे अपने पास वो सी माइनस ए के अंदर आ जाएंगे। और ये इसका एक प्रॉपर सबसेट है, तो मतलब ये बड़ा वाला सेट होगा। तो इस तरीके से तुम यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे अपने पास इसमें प्रॉब्लम है पावर सेट ऑफ बी के इक्वल है, तो ये इंप्लाई करता है जो ए और बी सेट वो इक्वल होंगे। तो अपन यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे इसको। मान लो ए और बी सेट इक्वल नहीं है, तो मीन्स क्या है, यहाँ पर विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी अपन मान लेते हैं एक्स में बिलोंग्स टू ए है, ए में एक ऐसा एलिमेंट है जो कि एक्स है जो इसके अंदर है, लेकिन वो बी में नहीं है। तो ये उसके इक्वल होने का मतलब है कि यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट होगा जो इसमें होगा और इसमें नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसका जो सबसेट्स बनाता है ना अपन, यहाँ पर ए सेट में एलिमेंट से अपन सबसेट बनाता है, तो इससे जो सबसेट बना वो ये है इस एलिमेंट को लेकर। तो ये जो सबसेट अपना बनेगा वो पावर सेट को तो बिलोंग करेगा, ये जो अपना सबसेट है वो इसको बिलोंग करेगा। लेकिन जब ये एलिमेंट बी में है ही नहीं तो ये सबसेट इसमें नहीं होगा, और ये सबसेट नहीं होगा तो इसके पावर सेट में भी नहीं होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी। लेकिन अपन को दे रखा दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे अपन को क्या मिल रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी इक्वल होंगे, यानी इसमें जितने भी मतलब अगर इसमें 1 2 3 4 ए में है तो बी में भी ये चारों एलिमेंट ही होंगे। इस तरीके से ऑल सिंगल एलिमेंट्स जो इसके अंदर है सारे इक्वल होंगे, इस तरीके से अपन इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक अपना इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ सेट आर। तो अपन जो सेट आर अपना सेट ऑफ रियल नंबर होता है उसमें अपन यहाँ पे डिफरेंट सबसेट बनाने वाला है,
यहाँ पे अपने पास दो नंबर है ए और बी जो कि रियल नंबर है, और ये है ए लेस देन बी। तो यहाँ पे अपन डिफरेंट टाइप के सेट्स बनाने वाला है। तो सबसे पहला देखते हैं यहाँ पर एक्स, यहाँ पे अपना वेरिएबल उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो ए और बी के बीच में लाई करता है। यहाँ पे अपन को दो रियल नंबर दे रखे तो उसके बीच में लाई करता है। तो इस तरीके का, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए वो जो अपना जो एक्स है वो बिलोंग करता है ए कोमा बी से, ए कोमा बी में, मतलब यहाँ पे ऐसे इस टाइप से बिलोंग करता है। यहाँ पे इन दो नंबर्स के बीच में आएगा वो, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको क्या बोलता है, ओपन इंटरवल बोलता है। इसको अगर मैं रियल, ये एक रियल नंबर लाइन होती है, यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ तो यहाँ पे ओपन सेट ए और ये ओपन सेट, ओपन मतलब यहाँ पे मैंने ये ओपन सर्कल बनाया है, यहाँ पे ये ओपन सर्कल यहाँ पे बनाया, तो इन दोनों के बीच में ये जो रीजन है यहाँ पे अपना नंबर लाई करेगा, तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकता है। इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं। यहाँ पर ये जो ए है और बी है, ए और बी, ये एक्स की वैल्यूज नहीं हो सकती। एक्स ना तो ए वैल्यू लेगा ना बी वैल्यू लेगा, इन दोनों के बीच में जो भी वैल्यू होगी वो एक्स ले सकता है। तो बेसिकली इसका मीनिंग ये है। और अगर तुम्हें ऐसा दे रखा हो एक्स के बारे में ये वाली प्रॉपर्टीज दे रखी हो दिस टाइप से, और इसको अपन ऐसे भी रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे ऐसे क्लोज ब्रैकेट से इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता है। इसको बोलता है क्लोज्ड इंटरवल। इसमें क्या होता है, ये अपनी रियल नंबर लाइन है, यहाँ पे मैं यहाँ पे ओपन नहीं बना रहा इसको, यहाँ पे देखो डार्क कर रहा हूँ, और इसके बीच का ये रीजन तो लेना ही है, और ए को भी इंक्लूड कर सकते हो और बी को भी इंक्लूड कर सकते हो। तो इसमें ये नंबर और ये नंबर भी इंक्लूडेड है, तो इसको अपन क्लोज्ड इंटरवल बोलता है। उसके आगे अगर मैं देखूं तो मेरे पास अगर इस तरीके का दे रखा है, और इसको मैं ऐसे यहाँ पे, तो ये इस वाला ब्रैकेट और यहाँ पे इस वाला ब्रैकेट, तो इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसको क्या बोलता है, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। तो इसको क्लोज्ड ओपन इंटरवल बोलता है। तो यहाँ पे क्या अपनी रियल नंबर लाइन, यहाँ पे तो मैं ये ऐसे डार्कर सर्कल बनाऊंगा और यहाँ पे ओपन, और इसके बीच वाला, तो इसमें क्या आएगा, इसमें अपना क्या आएगा, तो इसमें क्या होगा, ए और बी के बीच के जो जितने भी एलिमेंट्स है ये तो वो आ ही जाएंगे, और ए और आएगा, बी यहाँ पर नहीं आएगा। ओके। और वैसे ही अपना चौथा टाइप होता है यहाँ पे बी पे इक्वलिटी का मार्क है, और इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ पे तो यह वाला ब्रैकेट आएगा, और यहाँ पर ये इसका मतलब है बी इंक्लूडेड है, ए नहीं है। तो इसको बोलते हैं अपन ओपन क्लोज्ड इंटरवल। तो यहाँ पे ये ओपन ब्रैकेट है और यहाँ पर ये क्लोज ब्रैकेट है, तो इस तरीके से भी तुम समझ सकते हो। यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर मेरे पास ये वाला आएगा और यहाँ पे मेरे पास डार्कर आएगा, तो इनके बीच के सारे एलिमेंट को लेने ही है, बी को इंक्लूड करना है, ए को नहीं करना। तो इस तरीके से अपने पास चार इंटरवल हो गए अपन यहाँ पे पढ़े। उसके बाद देखे तो जो बी माइनस, ये जो मैंने ए कोमा बी में ऐसे डिफाइन किया ना, ए और बी के बीच में, तो जो बी माइनस ए है उसको क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ इंटरवल। तो मान लो ऐसे तुम्हें दो, 2 से 3 के बीच में दे रखा है, तो 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1। ये अपनी लेंथ ऑफ इंटरवल हो जाएगी, सभी के लिए है, चाहे दोनों ओपन हो या क्लोज ब्रैकेट हो, ओपन क्लोज्ड हो, क्लोज्ड ओपन किसी भी टाइप का दे रखा हो, तो उसमें लेंथ ऑफ इंटरवल इतनी हो जाएगी। तो यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर मैं लूँ तो यहाँ पे जैसे तुम्हें ऐसे दे रखा है एक्स, यहाँ पे एक्स रियल नंबर है और ये है इस फॉर्म में तुम्हें दे रखा है, तो तुम इसको कैसे लिख सकते हो, इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे ओपन आएगा और यहाँ पे इस टाइप का क्लोज आएगा। तो इस तरीके से ये अपन लिख सकते हैं यहाँ पर इसको। और कभी तुम्हें मतलब ऐसे दे रखा है और तुम्हें इसको इस फॉर्म में लिखना है, तो बेसिकली इसमें क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहाँ पे जो अपना जो x है वो -2 पे यहाँ पे इक्वलिटी आ जाएगी, और 5 पे ऐसे ओपन आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा। तो उसके बाद आगे देखे तो यहाँ पर ऐसा तुम्हें दे रखा होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, -इंफिनिटी टू इंफिनिटी के बीच में जितने भी नंबर है उनका ये सेट है। यहाँ पर अगर ऐसे दे रखा हो तो ये कौन से, ये सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, यहाँ पे ध्यान रखना जीरो इंक्लूडेड नहीं है, तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर है, इसको आर प्लस से डिनोट करता है। और वैसे ही ऐसे दे रखा हो तो ये सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर है, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर, यहाँ पे जीरो इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो तुम, अगर ऐसे दे रखा हो तो इसमें क्या होगा, आर प्लस पॉजिटिव के साथ यहाँ पर तुम्हें जीरो भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तो तुम्हारा जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा यहाँ पर। और कभी तुम्हें ऐसे दे रखा हो -इंफिनिटी टू दिस, तो इसमें नेगेटिव के साथ तुम्हारा जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा। तो इसको अपन क्या बोलता है, इसी को बोलने का दूसरा तरीका है यहाँ पर नॉन पॉजिटिव।
तो नॉन पॉजिटिव में यहाँ पे तुम 0 भी ले सकते हो, और यहाँ पर है नॉन नेगेटिव, और नॉन नेगेटिव के केस में भी तुम्हारे सारे पॉजिटिव पाई जाएंगे, 0 भी ले सकते हो। तो इस तरीके से है ये। और फिर इसमें ये चीज है a, b ऐसे दे रखा है, और इसका तुम्हें पूछा कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट इसका क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट ऐसे हो जाएगा माइनस इंफिनिटी टू, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे ओपन है तो कॉम्प्लीमेंट में ये आएगा, और बी टू इनफाइनाइट। तो इस तरीके से बी पे भी ऐसे क्लोज ब्रैकेट आएगा, तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर। और कभी तुम्हें ऐसे बोल रखा दिस, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो माइनस इंफिनिटी टू ए, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट यूनियन बी टू इंफिनिटी, इस तरीके से अपना आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हें समझ में आया होगा। तो यहाँ पर अभी तुम्हें नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये अपने पास ये है कि यहाँ पर अपन को ए ऐसा दे रखा है, ए माइनस 3 to 2 के बीच में, और ए माइनस 1 to 5 के बीच में। यहाँ पर क्लोज और ओपन तुम ध्यान रख सकते हो। अब तुम्हें ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए बताना है। तो इसको सोल्व करने का क्या तरीका होता है, अपन इसको रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। -3 ना इधर आएगा, यहाँ पे -2, यहाँ पे -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से ऐसे चलता जाएगा। तो -3 पे यहाँ पे ओपन है, तो ओपन लगा देता हूँ मैं, और 2 तक जाना है अपन को, और 2 पे अपना क्लोज्ड है। तो इस तरीके से मैंने लाइन बना दी। यहाँ पे -1 पे ओपन है, और अपन को 5 तक जाना है। तो इस तरीके से मैंने बता दी। तो ए इंटरसेक्शन बी, यानी जो ए और बी में कॉमन हो, तो कॉमन कौन कौन सा है यहाँ पर, तुम ये वाला रीजन देखो तो वो कॉमन आएगा। तो कॉमन में क्या हो जाएगा, -1 दोनों में कॉमन नहीं है, क्योंकि जो -1 है वो इस वाले सेट में यहाँ पे नहीं आ रहा। ये वाला ए वाला है, ये बी है। तो बी के अंदर यहाँ पे -1 पे देखो, ये ओपन ब्रैकेट है, तो यहाँ पे -1 पे इधर ओपन ब्रैकेट आएगा, और ये किधर तक जाएगा, अपना 2 तक जाएगा। 2 पे 2 दोनों में आ रहा है, तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। अगर ए यूनियन बी देखे, तो ए यूनियन बी -3 से 5 में जाएगा, जिसमें -3 पर ओपन ब्रैकेट आएगा, और 5 पे भी यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो क्लोज ब्रैकेट आएगा, क्योंकि 5 इसमें इंक्लूडेड है यहाँ पर, और यहाँ पे -3 इंक्लूडेड नहीं है। ए माइनस बी में देखो, तो यहाँ पर ए माइनस बी में कौन सा पोर्शन आएगा, ये वाला पोर्शन, या -1 तक का। तो -3 पे तो ओपन था ही, और यहाँ पे -1 पे क्लोज आ जाएगा, क्योंकि अगर वो जो एलिमेंट सारे जो कि ए के जो बी के अंदर वो हटाना है, तो बी के अंदर यहाँ पे -1 है ही नहीं, तो उसको मतलब हटाएंगे नहीं अपन को इस सेट में से, तो इसमें अभी -1 बचा रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आया है। और वैसे ही अपन बी माइनस ए देखे, तो बी माइनस ए कहाँ से हो जाएगा, 2 to 5 तक। तो वो बी माइनस ए में ये वाला रीजन आ जाएगा, क्योंकि 2 इसमें इंक्लूडेड है यहाँ पे, तो अपने यहाँ पे हटा दिया, तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आ रहा है, मतलब बी माइनस ए सेट में 2 नहीं आएगा, और 5 तो यहाँ तक 5 तक चल ही रहा है। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप आगे अपना जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट देखे तो क्या होता है कि ये होता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, जो सेट के अंदर है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। और मेंबर ऑफ ए सेट, उसको अपन ये फाइनाइट सेट होता है ऑब्वियसली, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट को अपन काउंट करता है, और काउंट करके बताता है, जो नंबर आता है वो अपना कार्डिनल नंबर होता है। और ये क्या बताता है, साइज ऑफ सेट बताता है, और इसको डिनोट करता है, जैसे अपने पास सेट ए है तो उसके कार्डिनल नंबर को एन ऑफ ए से डिनोट करेंगे, और ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। और उसके बाद देखिए इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। तो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, तो यहाँ पर अगर तुम्हें 2 और मोर सेट्स दे रखा है, और उसमें सेम नंबर, सिर्फ नंबर देख रहा है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, अगर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है तो वो इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा, वो इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं उनको। तो ए और बी तुम्हारे पास सेट है, तो इक्विवेलेंट सेट कब होंगे, जब इन दोनों के कार्डिनल नंबर सेम होंगे। यहाँ पर जरूरी नहीं है, जैसे यहाँ पे अगर देखिए 1, 3, 5, 7 और 2, 4, 6, 8, तो ये क्या है, इसमें 4 एलिमेंट है, तो इसका कार्डिनल नंबर 4 हो जाएगा, इसका भी 4 हो जाएगा, तो दोनों के कार्डिनल नंबर सेम है, तो मतलब ये इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट के लिए नंबर, ये जो इसके अंदर जो नंबर्स है वो सेम होना जरूरी नहीं है, सिर्फ अपन नंबर की बात करें, कितने काउंट में कितने नंबर आ रहा है। तो मतलब इक्वल सेट होंगे, तो इक्वल सेट में तो नंबर भी इक्वल होंगे, और जो एलिमेंट होंगे वो भी सेम ही होंगे। तो इक्वल सेट तो यहाँ पे इक्विवेलेंट होंगे, लेकिन इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा केस हो सकता है ये दोनों इक्विवेलेंट तो लेकिन इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे अपने पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कार्डिनल नंबर ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट। तो यहाँ पर अपने पास एक सेट ये दे रखा है, एक सेट ये दे रखा है। तो यहाँ पर तुम बता सकते हो ए और बी सेट है जो डिसजॉइंट है, उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसमें जो इसका जो कार्डिनल नंबर है वो 4 हो जाएगा, इसका जो कार्डिनल नंबर है वो 5 हो जाएगा। तो अगर अपन इसके यूनियन की कार्डिनल नंबर की बात करें, तो यूनियन की कार्डिनल नंबर की बात करें तो वो देखते हैं, तो सबसे पहले तो यूनियन निकालता है। तो यूनियन क्या हो जाएगा, बेसिकली डिसजॉइंट है, तो यहाँ पे बस सारे जो एलिमेंट है वो लिख दो,
और इसका जब तुम कार्डिनल नंबर देखोगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास 9 आ रहा है, और ये क्या है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी को तुम ऐसे लिख सकते हो, कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी। 4 + 5 9। तो इस तरीके से आप देख सकते हो जब ए और बी डिसजॉइंट हो। तो जब ए और बी डिसजॉइंट हो तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी। लेकिन कब, जब वो डिसजॉइंट हो। तो इस चीज का भी तुम ध्यान रख सकते हो। अब यहाँ पर अगर अपन देखें ए बी और सी अपन 3 सेट, और ये पेयर वाइज, यहाँ पे पेयर वाइज डिसजॉइंट है, यानी ए इंटरसेक्शन बी भी फाई है, बी इंटरसेक्शन सी भी फाई है, और सी इंटरसेक्शन ए भी फाई है। तो इस केस में जो इनका यूनियन का जो कार्डिनल नंबर होगा वो सिंपली ए का कार्डिनल नंबर प्लस बी का कार्डिनल नंबर प्लस सी का कार्डिनल नंबर हो जाएगा। लेकिन अब एक सेट ए को ये कंसिडर करो 1 2 3 4 5 6, और बी सेट को तुम ये कंसिडर करो 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे अगर तुम ए इंटरसेक्शन, मतलब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन अगर तुम बी निकालोगे तो वो सेट क्या आएगा, 4 5 6। तो ये मतलब यहाँ पर ये नॉट इक्वल टू नल सेट, तो नल सेट तो नहीं है ये। यहाँ पर अब ये सेट डिसजॉइंट नहीं है, तो इस केस में अगर तुम इनका ए यूनियन बी निकालोगे तो वहां पर देखो तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये आ रहा है। तो यहाँ पे मैं इधर लिखता हूँ, तो यहाँ पर ए यूनियन बी का जो कार्डिनल नंबर है वो 8 आ रहा है, और यहाँ पर जो ए इंटरसेक्शन बी का जो कार्डिनल नंबर है वो 3 आ रहा है। ए का कार्डिनल नंबर अपने 6 आ रहा है, बी का कार्डिनल नंबर अपने पास 5 आ रहा है। तो यहाँ पे देखे तो 5 आ रहा है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो क्या रिलेशन हो रहा है, ये ए का कार्डिनल नंबर प्लस बी का कार्डिनल नंबर माइनस ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनल नंबर, ये ट्रू हो रहा है। ये जो रिलेशन है वो किसी भी सेट के लिए ट्रू होगा। इसमें जरूरी नहीं है कि अगर वो डिसजॉइंट हो या नहीं हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो डिसजॉइंट के केस में ये रिलेशन था, तो डिसजॉइंट के केस में अगर तुम यहाँ पे देखो तो डिसजॉइंट के केस में जो इसका जो कार्डिनल था वो 0 था, यहाँ पे पुट करोगे तो यही वाला रिलेशन आ जाएगा। तो ये जनरल रिलेशन है जो तुम ध्यान रख सकते हो कार्डिनलिटी का किसी भी टाइप के सेट के लिए। तो इस तरीके से अपन ने यहाँ पर देखा। तो यहाँ पर अपन कार्डिनल नंबर ऑफ यूनियन ऑफ मोर देन 2 सेट देखते हैं। यहाँ पर तो तुम्हें मान लो 3 सेट दे रखा है, और ये तुम्हें मतलब नॉट डिसजॉइंट पेयर वाइज ऐसा दे रखा है, नॉट डिसजॉइंट पेयर वाइज। तो इस केस में अपन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो इसमें अपन को ये इसका कार्डिनल नंबर पूछा, तो इसका कार्डिनल नंबर अपन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ये सम निकालेंगे। इस सम में अपन ने क्या क्या किया, कुछ नंबर अपन ने क्या लिया है, ट्वाइस ले लिया है, कुछ नंबर अपन ने ट्वाइस ले लिया है। तो यहाँ से अपन को क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यानी अपन ने ए और बी में जो नंबर थे वो 2 बार ले लिए, तो उसके इंटरसेक्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे इसके इंटरसेक्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे इसके इंटरसेक्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन इस चक्कर में अपन ने क्या किया है, जो ये वाले एलिमेंट थे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाले जो एलिमेंट थे वो अपन ने हटा दिया है बिल्कुल ही। तो यहाँ पर अपन को क्या करना पड़ेगा, उसको ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। तो मैं तुम्हें एक डायग्राम से समझाऊं कि ये अपना मतलब यूनियन था। यहाँ पे मेरे पास 3 साइड थे, ये ए ये बी और ये कुछ सी था, ये ए ये बी ये सी। तो यहाँ पे मैंने एन ए निकाला जो कि सिर्फ पूरा सर्कल है जो कि ए वाला है, वैसे ही एन बी वाला ये है,